तो बच्चों कैसे हैं आप सब? बहुत-बहुत स्वागत है आपका आज की इस वीडियो में। आज का ये वीडियो क्लास 12th के बच्चों के लिए बहुत ज़्यादा ख़ास होने वाला है क्योंकि इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं बच्चों क्लास 12th का जो आपका होम साइंस का सब्जेक्ट है, हिंदी में जिसे आप गृह विज्ञान विषय भी कहते हैं, इसका एक बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट सैंपल क्वेश्चन पेपर इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं बच्चों। और ये सैंपल पेपर आपको बहुत ज़्यादा मदद करेगा जो आपका 14 मार्च, जी हाँ बच्चों, 14 मार्च 2026 को जो आपका सीबीएसई का बोर्ड एग्जाम होने वाला है क्लास 12th का होम साइंस सब्जेक्ट का, उसके अंदर। क्योंकि देखिए बच्चों, जो भी क्वेश्चन यहाँ पर हम लोग डिस्कस करेंगे ना इस सैंपल पेपर के अंदर, इसमें से आप देखेंगे बहुत सारे क्वेश्चंस आपके पेपर में डिट्टो रिपीट होकर के आ जाएंगे, एकदम सेम टू सेम रिपीट होकर के आ जाएंगे। ठीक है, अभी हाल ही में आपका फिजिकल एजुकेशन का और उससे भी रिसेंटली अगर देखा जाए, अभी 2-3 दिन पहले की बात है, आपका जियोग्राफी का एग्ज़ाम हुआ है। ये वीडियो मैं शूट कर रहा हूँ 2 मार्च को, ठीक है? तो जो आपका जियोग्राफी का एग्ज़ाम हुआ था बोर्ड एग्ज़ाम, उसमें हमने केवल 4 ही सैंपल पेपर कराए थे, ठीक है? और आप मानेंगे नहीं, आप मैच कर लीजिएगा वैसे जाकर के, वीडियो अभी भी अवेलेबल है और मैंने सॉल्यूशन वाला वीडियो भी कराया था। 95% से ऊपर क्वेश्चंस वही आए थे जो हमने 4 सैंपल पेपर में करवाए थे। सोच लीजिए आप, सिर्फ़ 4 सैंपल पेपर करवाए थे और 95% से ऊपर क्वेश्चन वही आए थे, सेम टू सेम डिट्टो। कोई भाषा शैली भी नहीं बदला था, एकदम सेम टू सेम छाप दिया, एकदम सेम टू सेम। समझ रहे हैं आप? तो सोचिए ये सैंपल पेपर्स आपके बोर्ड एग्ज़ाम के लिए कितना ज़्यादा इम्पोर्टेंट है बच्चों, ठीक है? इसलिए मैं बोलता हूँ कि अगर अभी तक आपकी तैयारी ज़्यादा नहीं हुई है और आप अपनी तैयारी को बहुत बढ़िया बनाना चाहते हैं, तो सैंपल पेपर की वीडियो को पूरा ज़रूर देखिए, हर एक क्वेश्चन का फ़ायदा उठाइए, ठीक है? और होम साइंस के लिए तो मेरे पास बहुत हेवी डिमांड आ रही है, ठीक है? इंस्टाग्राम पे डिमांड आ रही थी, बहुत सारी लड़कियाँ डिमांड कर रही थी क्योंकि ये सब्जेक्ट मोस्टली लड़कियों के पास होता है, ठीक है? तो वो डिमांड कर रही थी, कई लड़के भी बोल रहे थे कि सर होम साइंस की वीडियो लेकर के आओ। तो मैंने वन शॉट का वीडियो ऑलरेडी अपलोड कर दिया है, ये हमारा सैंपल पेपर नंबर 1 का वीडियो है, ठीक है? अगर आप इस वीडियो पर केवल और केवल 800 लाइक भी कंप्लीट करवा देते हैं ना, तो आपके जय भैया ये प्रॉमिस करते हैं कि आपको यहाँ पर मैं 7 सैंपल पेपर और करवाऊँगा होम साइंस का, ठीक है? वन शॉट का वीडियो मैंने अपलोड कर दिया है, एक और मैं पार्ट 2 लाना चाह रहा हूँ वन शॉट का, तो वो तो आप कमेंट करके बताइएगा कि यस सर, और थोड़ा बहुत जो क्वेश्चन रह गया इंपॉर्टेंट वो भी लेकर के आइए। और 800 कमेंट, सॉरी 800 लाइक, ठीक है? कमेंट तो आप करेंगे तो कर दीजिएगा, वैसे 800 लाइक का हमारा टारगेट है। और देखिए मुझे लगता है कि ईज़िली आप ये चीज़ कर सकते हैं, छोटे-छोटे बच्चे लाइक का टारगेट कंप्लीट करवा देते हैं, तो आप तो डेफिनिटली करवा देंगे, ठीक है? चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, तो विद्यालय स्टडी पॉइंट को अभी सब्सक्राइब कर लीजिए क्योंकि अब हमारा टाइम आ चुका है, हमारे बच्चों का बोर्ड एग्ज़ाम्स आ चुके हैं, ठीक है? सब्सक्राइब कर लीजिए, आपको बहुत सारे सब्जेक्ट की वीडियो मिलेगी, ठीक है? अभी तो हिंदी की वीडियो आएगी, हिंदी कोर की आएगी, इंग्लिश कोर की आएगी, पॉलिटिकल की आएगी, हिस्ट्री की आएगी, बहुत सारे सब्जेक्ट की आने वाली है। तो सब्सक्राइब करने के बाद आपको बेल आइकन दिखेगा, उसको प्रेस करके ऑल पे क्लिक कर दीजिएगा, जिससे कि जो भी हम नया वीडियो अपलोड करें उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके फ़ोन पर आ जाया करे और आपकी जो तैयारी है एग्ज़ाम्स के लिए वो और भी बेहतर से बेहतर तरीके से हो सके। तो चलिए हम अपनी वीडियो को शुरू करते हैं। तो क्लास 12th है, हमारा सब्जेक्ट होम साइंस, जिसका सब्जेक्ट कोड रहेगा 064 यानी 064, गृह विज्ञान सैद्धांतिक करके आपका ये पेपर आएगा, ठीक है? 3 घंटे का आपका पेपर होगा बच्चों, 70 नंबर का आपका पेपर आएगा, याद रखिएगा। अमूमन जो पेपर आते हैं वो 80 नंबर के आते हैं, लेकिन होम साइंस का पेपर 70 नंबर का आएगा। बात करें अगर पेपर पैटर्न की, तो इस तरह से एक सीरीज़ नंबर आपको लिखा हुआ देखने को मिलेगा पेपर में, एक सेट मिलेगा, ये सेट 1 है। मैं आपको सेट 2, 3, 4 इस तरह से चारों सेट करवा दूँगा, 4 सेट में पेपर आपका आता है। और एक बारी मोटा-मोटा पेपर पैटर्न समझ लीजिए। देखिए होम साइंस के पेपर में आपसे 32 क्वेश्चन, 32 क्वेश्चन्स पूछे जाएँगे ओवरऑल पूरे पेपर के अंदर। और आपका पेपर 3 सेक्शंस के अंदर यानी 3 खंडों के अंदर बँटा होगा। खंड क, ख और ग, यानी सेक्शन ए, बी और सी करके। जो सेक्शन ए रहेगा बच्चों, उसके अंदर क्वेश्चन नंबर 1 से लेके 14 तक बहुविकल्पीय प्रकार के प्रश्न पूछे जाएँगे, यानी एमसीक्यू टाइप के क्वेश्चन्स पूछे जाएँगे 1-1 नंबर के। अभी हम पेपर सॉल्व करेंगे ना, तो उसमें आपको और अच्छे से आइडिया लगेगा। जो खंड ख यानी सेक्शन बी रहेगा, उसके अंदर क्वेश्चन नंबर 15 से 21 तक क्वेश्चन पूछे जाएँगे 2-2 नंबर के। और क्वेश्चन नंबर 22 से 25 प्रत्येक 3-3 नंबर के रहेंगे, ठीक है? जो सेक्शन सी रहेगा आपका खंड ग, इसके अंदर क्वेश्चन नंबर 26 से लेकर के 30 तक 4-4 नंबर के क्वेश्चंस पूछे जाएँगे। और क्वेश्चन नंबर 31वां और 32वां ये रहेगा, ये 5 नंबर के लिए, ठीक है? 5 मार्क्स का, ठीक है? बाकी कुछ और बातें दी गई हैं, सेम यही चीज़ इंग्लिश मीडियम में आपका जनरल इंस्ट्रक्शंस करके रहता है। वीडियो पॉज़ करके आप रीड कर सकते हैं, वैसे मैंने बाइलिंगुअल हिंदी और इंग्लिश दोनों में बता दिया। और ये पूरा सैंपल पेपर हिंदी और इंग्लिश दोनों में मैं आपको करवाने वाला हूँ, ठीक है? तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं बच्चों, और एक-एक करके देखते हैं कि किस प्रकार के क्वेश्चन्स हमसे पूछे जा रहे हैं और कैसे हम उनका आंसर लिख सकते हैं।
हैं सेक्शन ए के अंदर, जिसको हिंदी में आप अनुभाग ए भी बोलते हैं। इसके अंदर एमसीक्यू वाले जो क्वेश्चंस होते हैं वो मेनली हमसे पूछे जाएंगे। यहाँ पर देखिए पहला जो क्वेश्चन है बच्चों, क्या पूछा गया है हमसे कि प्रतिकूल परिस्थितियों में रहने वाली या विद्यालय छोड़ चुकी लड़कियों के लिए सर्व शिक्षा अभियान के तहत कौन सी योजना चलाई गई है। ध्यान से इस क्वेश्चन को समझने का प्रयास कीजिएगा कि प्रतिकूल परिस्थितियों में रहने वाली, ठीक है, जो एक तरह से कह लीजिए अच्छी परिस्थितियां नहीं होती हैं, उस परिस्थितियों में रहने वाली, साथ ही साथ जो विद्यालय छोड़ चुकी हैं, ठीक है, जो स्कूल ड्रॉप आउट हैं, ऐसी लड़कियों के लिए सर्व शिक्षा अभियान के तहत कौन सी योजना चलाई गई है। तो वो है भैया यहाँ पर हमारा KGBV, जो ये योजना है ये चलाई गई है, ठीक है। इसका फुल फॉर्म क्या होता है वो आप मुझे कमेंट करके बताइए। देखता हूँ सबसे पहला कौन सा बच्चा होता है जो मुझे इसका फुल फॉर्म जो है कमेंट करके बताता है। जिस भी बच्चे का आंसर सबसे पहले आएगा और सबसे करेक्ट आंसर होगा, उस बच्चे के कमेंट को मैं हार्ट का यानी दिल का निशान दे दूंगा, ताकि और बच्चे समझ सके बच्चे ने बिल्कुल करेक्ट आंसर यहाँ पर दिया है बच्चों। ओके, आगे चलते हैं। सेम यही क्वेश्चन आपका इंग्लिश मीडियम में कुछ इस तरह से रहने वाला है, ये आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं, और ऑप्शन नंबर जो फर्स्ट है आपका ये करेक्ट। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले एक इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है बच्चों, तो बड़े ध्यान से समझिएगा। अगर आप अपने बोर्ड एग्जाम 2026 की तैयारी को नेक्स्ट लेवल पर ले जाना चाहते हैं और उन बच्चों की कैटेगरी में शामिल होना चाहते हैं जो लास्ट टाइम पे भी प्रिपरेशन करके यानी तैयारी करके अपने बोर्ड एग्जाम्स के अंदर बहुत अच्छे मार्क्स स्कोर करते हैं, तो आप हमारे द्वारा बनाए गए सैम्पल क्वेश्चन पेपर्स को ले सकते हैं। ये सैम्पल पेपर आपको आपके बोर्ड एग्जाम की तैयारी में बहुत ज़्यादा हेल्प करेंगे बच्चों, ठीक है, लिटरली बता रहा हूँ, बहुत हेल्प करेंगे। इन सैम्पल पेपर्स के अंदर ना ऐसे ऐसे क्वेश्चंस मिलेंगे आपको जो एग्जाम में आते ही आते हैं, डिट्टो रिपीट होकर के। अभी हाल ही में जियोग्राफी का पेपर हुआ था, आपने देखा, हमने 4 ही सैम्पल पेपर करवाया था और 95% क्वेश्चंस वही आए थे जो हमने करवाया हुआ था सैम्पल पेपर में, और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन वाली वीडियो सेम टू सेम छप करके आ गया था। कुछ भाषा शैली भी बदल देते तो ठीक रहता, लेकिन भाषा शैली भी नहीं बदला गया था, सेम टू सेम आ गया था छप करके। आप मैच कर सकते हैं, यूट्यूब पे हमारी चारों सैम्पल पेपर की वीडियो अवेलेबल है और जो मैंने आंसर की डाला था उसकी वीडियो भी अवेलेबल। सोचिए, तो अगर आपने 15 सैंपल पेपर से तैयारी कर ली विद सॉल्यूशन के साथ है, हिंदी और इंग्लिश दोनों मीडियम के अंदर, तो आपकी तैयारी तो एकदम नेक्स्ट लेवल पे हो जाएगी बच्चे, ठीक है। और अभी के टाइम पे तो 50% का बड़ा डिस्काउंट भी चल रहा है सैंपल पेपर्स के ऊपर। एक सब्जेक्ट का सैंपल पेपर अगर आप लेते हैं तो उसका ओरिजिनल प्राइस 299 है, लेकिन अभी अगर आप लेंगे तो 50% डिस्काउंट ऑफर के तहत आपको 149 में यहाँ पर सैंपल पेपर देखने को मिल जाएगा, ठीक है। सैंपल पेपर को लेने के लिए सिंपली स्क्रीन पर जो आपको व्हाट्सएप नंबर दिख रहा है, इस पर आपको कॉन्टैक्ट करना है और आप सैंपल पेपर्स को ले सकते हैं हमारी टीम के द्वारा, ठीक है। अगर आप 4 सब्जेक्ट का एक साथ लेते हैं जिसमें आपको टोटल 60 सैंपल पेपर मिल जाएगा, तो वो मिल जाएगा आपको डबल डिस्काउंट ऑफर के तहत 549 रुपीज़, ठीक है बच्चों। तो आज ही इन सैंपल पेपर्स को लीजिए और अपने बोर्ड एग्जाम की तैयारी को नेक्स्ट लेवल पर लेकर के जाइए बच्चों, ठीक है। चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं। दूसरा क्वेश्चन देखिए बच्चों, यहाँ पर क्या पूछा गया हमसे कि फैक्ट्री नियम धारा 48 के अनुसार इन चारों में से क्या चीज़ हमें देखने को मिलता है। तो ऑप्शन नंबर जो फर्स्ट है आपका ए वाला, ये करेक्ट हो जाएगा। किसी उद्योग में 30 से अधिक महिला होने पर शिशु सदन की व्यवस्था अनिवार्य होती है, ठीक है। फैक्ट्री नियम धारा 48 के अनुसार ये है भैया कि अगर कोई उद्योग है, ठीक है, अगर कोई फैक्ट्री है तो वहाँ पर अगर 30 से अधिक महिलाएं हैं तो एक शिशु सदन होना चाहिए। शिशु सदन मतलब वही बच्चों की देखभाल करने वाला एक अलग से सदन बनाया जाना चाहिए, जहाँ पर इस तरह से बच्चों की देखभाल केयर वगैरह की जा सके, ठीक है। तो ये यहाँ पर आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाए। अब यही वाला क्वेश्चन बच्चों यहाँ पर इंग्लिश मीडियम में इस तरह से ही आप देख सकते हैं, अकॉर्डिंग टू सेक्शन 48 ऑफ द फैक्ट्री रूल्स। ये क्या कहता है भैया, तो यहाँ पर ये कहा गया है कि अगर यहाँ पर किसी इंडस्ट्री में 30 से ज़्यादा वुमेन है तो वहाँ पर इस तरह से शिशु सदन जो होता है वो मैंडेटरी होता है, ठीक है। तो ये आप यहाँ पर लिख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए बच्चों, यहाँ पर हमारा क्या है कि गृह विज्ञान जो खाद्य पोषण और दूसरे पदार्थों के साथ शरीर द्वारा उनके पाचन, अवशोषण तथा उपयोग से संबंधित कहलाता है। तो वो है भैया आपका पोषण। जो बी वाला ऑप्शन है ये बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा बच्चों, ठीक है। सेम यही क्वेश्चन इंग्लिश मीडियम में इस तरह से रहेगा और ऑप्शन नंबर जो बी है न्यूट्रिशन, ये करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कि निम्नलिखित में से कौन सा भोजन
सेवा प्रणाली का प्रकार नहीं है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ टाइप ऑफ फूड सर्विस सिस्टम। तो ये है भैया आपका परंपरागत भोजन प्रणाली जो है आपका, जिसको आप ट्रेडिशनल फूड सिस्टम कहते हैं, ये आपका कह लीजिए सेवा प्रणाली जो होता है, यानी कि फूड सर्विस सिस्टम जो होता है, ठीक है, भोजन सेवा प्रणाली जो होता है, इसका प्रकार नहीं है, इसका टाइप नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पर डी वाला ऑप्शन आपका जो करेक्ट आंसर है वो हो जाएगा। और अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा है बच्चों, तो वीडियो को लाइक करते चलिए। आपका एक लाइक हमें बहुत ज़्यादा मोटिवेट करता है इसी तरह की वीडियोस को बनाने के लिए। ठीक है, चैनल पर अगर आप नए आ गए हैं, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो अभी सब्सक्राइब कर लीजिए। इसी तरह की वीडियोस हम आपके लिए लेकर के आते रहते हैं। जैसे ही आप चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, बगल में आपको बेल का, घंटी घंटा कुछ भी कह सकते हैं, उसका आइकन देखने को मिलेगा, उसको प्रेस करके ऑल पे क्लिक कर दीजिएगा, जिससे कि जो भी हम नया वीडियो अपलोड करें उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके फ़ोन पर आ जाया करे और आपकी तैयारी एग्जाम्स के लिए और अच्छी से अच्छी तरीके से हो सके। ठीक है, चलिए पांचवा क्वेश्चन देखिए यहाँ पर क्या है कि समान पारिश्रमिक अधिनियम का उद्देश्य है। द ऑब्जेक्टिव ऑफ इक्वल रिम्यूनरेशन एक्ट इज। तो वो है भैया समान कार्य के लिए समान वेतन होना। मान लीजिए कि दो व्यक्ति है, एक का नाम है यहाँ पर ए और एक का नाम है यहाँ पर बी। ठीक है, अब दोनों एक ही पद पर है, दोनों इंजीनियर है। मान लीजिए ए वाला बंदा भी इंजीनियर है और बी वाला बंदा भी इंजीनियर है और दोनों सेम पद पर है। ठीक है, सेम काम करते हैं। तो ये आपका जो समान पारिश्रमिक अधिनियम है, इसके अनुसार दोनों को इक्वल पे मिलना चाहिए। मान लीजिए ए नाम के बंदे को 20,000 रुपया मिल रहा है, तो बी नाम के बंदे को भी 20,000 मिलेगा। ठीक है, क्योंकि ये अधिनियम यही कहता है। तो आपका ऑप्शन नंबर जो ए है ये बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। सेम यही क्वेश्चन इंग्लिश मीडियम में इस तरह से रहेगा और आंसर हो जाएगा इक्वल पे फॉर इक्वल वर्क। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए बच्चों, यहाँ पर क्या है, छठा क्वेश्चन कि चित्र में वस्तु के निर्माण में शामिल शिल्प की पहचान करनी है। अब ये चित्र आपके सामने है इस तरह से, है ना। यहाँ पर आप देखेंगे बच्चों, तो ये वस्तु का जो निर्माण किया गया, ये चित्र देख रहे हैं। अब ये चित्र देख करके आपको क्या समझ में आ रहा है? ये चित्र अगर आप देखेंगे तो ऐसा नहीं लग रहा है कि जो समुद्र के किनारे जो बीच वगैरह होते हैं, वहाँ पर जो टोपी उपी लगा करके घूमते हैं, ऐसा नहीं लग रहा है आपको? मेरे को तो ऐसे ही लग रहा है, समथिंग समथिंग, है ना, टोपी जैसा आकार आप यहाँ पर मुझे लग रहा है। ठीक है, और ये है भी वही। यहाँ पर शिल्प की अगर पहचान करें, यानी कि जिससे ये बना है, तो वो है भैया बांस, बैम्बू से बना है ये। ठीक है, ये किससे बना हुआ है भैया? बांस से बना हुआ है। आप ध्यान से अगर नोटिस करेंगे ना, तो आपको दिख भी जाएगा। ठीक है, ऐसे ही डलिया वगैरह होता है, अगर आप समझते होंगे तो। ठीक है, डलिया वगैरह होता है जो कि ऐसे ही बैम्बू बांस का बना हुआ होता है। गांव वगैरह में अगर आप कभी जाएंगे तो वहाँ पर आप जा कर के देख सकते हैं कि जो डलिया होता है, ठीक है, इस तरह से और भी बहुत सारी चीज़ें होती है जो बांस की बनी हुई होती हैं। ठीक है, तो ये जो टोपी जैसा आपको दिख रहा है, ये भी बांस का बना हुआ है बच्चों। ओके, चलिए सेम यही क्वेश्चन यहाँ पर आप देख सकते हैं इंग्लिश मीडियम में इस तरह से रहेगा और बैम्बू ऑप्शन नंबर जो सी है आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। सातवां क्वेश्चन देखिए बच्चों, यहाँ पर क्या है हमारा कि फैशन चक्र के किस चरण में निर्माता फैशन की नकल करते हैं और कई मूल्य स्तरों पर इसके अनुकूलन तैयार करते हैं। ठीक है, तो लोकप्रियता का शिखर जब होता है तभी जो है इसका नकल होता है और मूल्य स्तरों पर इसके अनुकूलन तैयार करते हैं। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर मैं आपको बताता हूँ, मान लीजिए कि मैंने एक जूता बनाया। ठीक है, अब मेरी ड्राइंग बहुत ख़राब है भाई, कोई जज मत करना, मैं ऐसे ही एक जूता बना दे रहा हूँ, है ना। ये जूता है कि पता नहीं क्या बन गया, तो मान लेते हैं यार ये एक जूता है ना। मेरी ड्राइंग ख़राब है इसका मतलब क्या? खैर, तो ये एक जूता है। अब ये जूता मैंने बनाया, इसका नाम रख दिया XYZ। इस जूते का नाम रखा मैंने XYZ। ठीक है, अब जब इस जूते को मैं प्रमोट करवाऊंगा और बहुत सारे लोगों से, रोनाल्डो वगैरह से, ठीक है, और बहुत महान महान व्यक्तियों से मैं इस जूते को प्रमोट करवाऊंगा। जैसे ही मैं इस जूते को प्रमोट करवाऊंगा, ये जूता हो जाएगा वायरल। अब वायरल हो जाएगा तो मान लीजिए कि मैंने इसका जूते का दाम रखा है 500, अब वायरल हो गया तो मैं रखूँगा भैया 5,000। ठीक है, या फिर 50,000, इस तरह से रख सकता हूँ ना मैं। तो ये मैंने दाम रख दिया क्योंकि अभी मेरा जो जूता है वो एकदम अपने टॉप पर है, पीक पे, तो इसकी नकल होना शुरू हो जाएगी। अब मैंने XYZ नाम से जूता बनाया है, तो कोई कंपनी होगी वो YZ नाम से बना देगी, है ना, सेम जूता बनाएगी मेरे जैसा। तो ये लोकप्रियता का जब शिखर होता है कोई भी प्रोडक्ट का, इस तरह से वस्तु का, तब उसकी नकल होती है। ठीक है,
और कई मूल्य स्तरों पर इसके अनुकूलन तैयार करते हैं। ठीक है, अलग अलग रेट पे आपको मिलने लग जाएगा। ठीक है, तो ये कब होता है, फैशन चक्र की बात की जा रही है यहाँ पर, तो लोकप्रियता के शिखर पर होता है। ये मैंने जूते का एग्जाम्पल लिया, कपड़े वगैरह का यहाँ पर आप उदाहरण देख सकते हैं। ठीक है, जैसे जारा, H&M, ये फेमस ब्रांड्स है, इनका कई कॉपी आपको देखने को मिलेगा। 150 में टी शर्ट मिल जाएगा, जबकि ओरिजिनल अगर आप लेने जाएंगे जारा और H&M का, तो भैया उतने में तो आपका पूरे साल भर का कपड़ा आ जाएगा। 10-10 हज़ार, 15-15 हज़ार की टी शर्ट आते हैं, इतने महंगे महंगे भी टी शर्ट मैंने देखे हुए हैं। ठीक है, तो आशा करता हूँ कि आपको समझ में आया होगा। यही आपका क्वेश्चन इंग्लिश मीडियम में इस तरह से रहेगा, और ऑप्शन नंबर जो डी है आपका, पीक ऑफ पॉपुलैरिटी, ये करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ पर 8वां क्वेश्चन देखिए बच्चों, क्या है कि निम्नलिखित में से कौन विकास संचार की विशेषता नहीं है, तो डी वाला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नई परियोजनाओं में काम कर रहे लोगों का वर्णन करना चाहता है, ये आपका विकास संचार की विशेषता नहीं है बच्चों। सेम यही क्वेश्चन इंग्लिश मीडियम में इस तरह से रहेगा, ये आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं, और डी वाला जो आपका ऑप्शन है ये बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा बच्चों। आगे चलते हैं। अब यहाँ पर हमारा है 9वां क्वेश्चन, इसके अंदर आपको मिलान करना है बेसिकली। ठीक है, तो मैं आपको मिलान करके बता देता हूँ। जैसे पहला है राष्ट्रीय सेवा योजना, ठीक है, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा युवाओं के लिए। ठीक है, दूसरा है आपका एकीकृत बाल विकास योजना, तो दूसरे का करेक्ट आंसर हो जाएगा, ये बच्चों के लिए होता है। ठीक है, डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। तीसरा है आपका मोबाइल मेडिकेयर इकाई, तो ये हो जाएगा आपका बूढ़ा आदमी, ये करेक्ट आंसर हो जाएगा। और विशेष गृह के लिए यहाँ पर किशोर जो टीनेजर्स होते हैं, टीन जो होते हैं, उनका यहाँ पर हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से आप मिलान कर सकते हैं। सी वाला जो ऑप्शन है ये बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा बच्चों। ठीक है, इंग्लिश मीडियम में भी देख सकते हैं इस तरह से है, और सी वाला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। आगे चलते हैं। अब हमारा यहाँ पर 10वां क्वेश्चन है, और इसमें भी आपको मिलान ही करना है बेसिकली। तो पहला जो है आपका RRE करके, ठीक है, तो इसका हो जाएगा आपका अभियान है ये। ठीक है, दूसरा है आपका यहाँ पर सेवा, तो सेवा का हो जाएगा भैया ICT करके। ठीक है, तीसरा है आपका परियोजना ग्राम छतेरा। ठीक है, तो तीसरे का हो जाएगा आपका प्रिंट मीडिया, और चौथे का हो जाएगा आपका टेलीविजन करके। तो ये आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा, और जो ये करेक्ट ऑप्शन है ये सी वाला हो जाएगा। ओके, सेम यही रहेगा आपका इंग्लिश मीडियम में इस तरह से, और ये जो सी वाला आपका ऑप्शन है करेक्ट आंसर हो जाएगा बच्चों। आगे चलते हैं। 11वां क्वेश्चन देखिए, कपड़े की देखभाल और रखरखाव किस चीज़ पर निर्भर करता है। कोई भी अगर आपने कपड़ा लिया तो उसका देखभाल और रख रखाव निर्भर करता है फाइबर कैसा है उसके अंदर, और कपड़ा का निर्माण कैसे किया गया है, इन दो चीज़ों पर निर्भर करता है। ठीक है, बाकी आपका करेक्ट आंसर यहाँ पर क्या हो जाएगा, पहला और दूसरा। ठीक है, ये ए वाला ऑप्शन। आगे चलते हैं। सेम यही क्वेश्चन इंग्लिश मीडियम में इस तरह से रहेगा, डिपेंड्स ऑन द केयर एंड मेंटेनेंस ऑफ द फैब्रिक, तो वो हो जाएगा फाइबर कंटेंट एंड टेक्सटाइल मैन्युफैक्चरिंग। इस हिसाब से आपका ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट 12वां क्वेश्चन देखिए, अपनी लंबी बहन के लिए कपड़े डिजाइन करते समय आप डिजाइन के किन तत्वों का चयन करेंगे। तो भैया यहाँ पर आपको बताना है करेक्ट आंसर, तो इस हिसाब से आप करेक्ट आंसर लिख सकते हैं क्षैतिज रेखाएं और विपरीत रंग जो होगा, ये आई थिंक करेक्ट होगा। इस हिसाब से आपका बी वाला ऑप्शन करेक्ट होना चाहिए। ठीक है, सेम यही इंग्लिश मीडियम में इस तरह से रहेगा, और यहाँ पर आप देख सकते हैं बी वाला आपका ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट 13वां क्वेश्चन देखिए कि NCF 2005 के अनुसार ECCE के मूल उद्देश्य है। अब भैया ECCE के मूल उद्देश्य क्या है, तो यहाँ पर आपको बताना है पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा में से क्या करेक्ट होगा। तो पहला आपका जो है बच्चों का समग्र विकास, उसे क्षमता का एहसास करने में सक्षम बनाना, तो ये है भैया। दूसरा है आपका स्कूल की तैयारी, और तीसरा है जो है सो कि ECC पेशेवर में आवश्यक कौशल तैयार करना, तो ये नहीं होगा। चौथा हो जाएगा महिलाओं और बच्चों के लिए सहायता सेवाएं प्रदान करना है। ठीक है, तो इस हिसाब से पहला, दूसरा और चौथा करेक्ट हो जाएगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर हमारा सही विकल्प हो जाएगा। सेम यही क्वेश्चन इंग्लिश मीडियम में इस तरह से रहेगा, और बी वाला जो ऑप्शन है आपका बच्चों करेक्ट आंसर यहाँ पर हो जाएगा। 14वां क्वेश्चन देखिए बच्चों, यहाँ पर क्या पूछा गया हमसे कि डैश खाद्य पदार्थों में मौजूद गैर पोषक तत्व है जिनकी शारीरिक या जैविक गतिविधियां होती हैं और स्वास्थ्य को प्रभावित करते हैं। तो वो है भैया यहाँ पर हमारा फाइटोकेमिकल्स करके जो है ये करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, सेम यही क्वेश्चन इंग्लिश मीडियम में इस तरह से रहेगा, यहाँ पर आप देख सकते हैं, और सी वाला ऑप्शन हमारा
करेक्ट हो जाएगा। सेक्शन बी के अंदर जो कि आपका रहने वाला है केस बेस्ड क्वेश्चन वाला, यानी कि इस सेक्शन के अंदर जो केस बेस्ड क्वेश्चन होते हैं वो आपसे पूछे जाएंगे और उनका आंसर आपको देना है। तो चलिए देखते हैं। यहाँ पर देखिए बताया गया है कि गद्यांश को ध्यान से पढ़े और प्रश्न संख्या आपका जो 15 से लेकर के 18 है इसका उत्तर आपको देना है। ठीक है, तो यहाँ पर ये गद्यांश आपको दिया गया है। स्टार्टिंग की जो लाइनें हैं, शुरू की लाइनें हैं, वो मैं आपको पढ़ के बता देता हूँ ताकि आपको आइडिया लग जाए कि ये जो गद्यांश है हमारे पैसेज कह लीजिए ये किसके ऊपर है। ठीक है, तो यहाँ पर बताया गया है खाद्य सुरक्षा और गुणवत्ता घरेलू स्तर पर महत्वपूर्ण है। ठीक है, लेकिन बड़े पैमाने पर खाद्य उत्पादन और प्रसंस्करण में महत्वपूर्ण है, और जहां भोजन ताज़ा तैयार किया जाता है और परोसा जाता है, पहले कई खाद्य पदार्थों को घर पर ही संसाधित किया जाता था। तो इस तरह से खाने को लेकर के आपका ये पूरा गद्यांश दिया गया है। ठीक है, वीडियो पॉज करके आप पूरा का पूरा रीड कर सकते हैं। इसके बेसिस पे जो क्वेश्चन हमसे पूछे जा रहे हैं उनको थोड़ा सा देख लेते हैं। 15वां क्वेश्चन देखिए, यहाँ पर पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी जोड़ी गलत है। तो यहाँ पर आपका जो प्रोबायोटिक्स रासायनिक खतरनाक है या खतरा है, ये आपका गलत जोड़ी है। ओके बच्चों, 16वां क्वेश्चन देखिए बच्चों, यहाँ पर क्या पूछ रहा है हमसे कि निम्नलिखित में से कौन उत्पादों की झूठी लेबलिंग को खत्म करने के लिए जिम्मेदार है। ठीक है, जो भी उत्पादित चीज़ें होती हैं उन पर जो झूठा लेबल लगा दिया जाता है कि हाँ भैया ये हमारा ऑथोराइज चीज़ है, इस तरह से, है ना। खाने के संदर्भ में मैं आपको बता रहा हूँ, तो जीएमपी आपका जो होता है ये सर्टिफाइड होता है। ये उत्पादों की झूठी लेबलिंग जो होती है ना, कि झूठा लेबल लगा दिया भैया उसके ऊपर, है ना, कि ये हमारा अच्छा है, जीएमपी सर्टिफाइड है या फलाना ढिकना कुछ इस तरह का, तो इसको खत्म करने के लिए ये जिम्मेदार होता है जीएमपी। ठीक है, इसका फुल फॉर्म क्या होता है आप मुझे कमेंट करके बताइएगा। ठीक है, नीचे चलते हैं। यहाँ पर हमारा 17वां क्वेश्चन अभिकथन और कारण वाला है। यहाँ पर देखिए अभिकथन क्या कह रहा है कि आपकी माँ यानी आपकी माताश्री त्वचा रोग से पीड़ित है। ठीक है भैया, और डॉक्टर ने उन्हें रसोई में काम न करने की सलाह दी है। ओके भाई, यहाँ पर अभिकथन में बोला है कि आपकी जो माताश्री है उनको स्किन का यहाँ पर डिजीज है, यानी त्वचा का रोग है, और डॉक्टर ने उन्हें रसोई वगैरह में किचन में काम करने की सलाह नहीं दी है। ठीक है, अब यहाँ पर कारण बता रहा है कि यहाँ पर स्टेफी लोकोकस ऑरियास नाक मार्ग गले और त्वचा स्वस्थ व्यक्तियों के बालों में मौजूद होते हैं। तो ये आपका कारण बता रहा है, तो इस हिसाब से आपका दोनों ही सही है। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए जो आपका ए वाला जो ऑप्शन है ये करेक्ट हो जाएगा। ए और आर दोनों सत्य है, यानी कि अभिकथन और कारण दोनों सत्य है, आपका ट्रू है, और जो आपका कारण है वो अभिकथन की सही व्याख्या है। ठीक है, तो ये जो ए वाला हमारा ऑप्शन है यानी ए वाला विकल्प है बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा हमारा। ओके, 18वां क्वेश्चन देखिए बच्चों, यहाँ पर क्या पूछ रहा है हमसे। यहाँ पर भी वही अभिकथन और कारण वाला है बेसिकली। तो अभिकथन क्या कह रहा है यहाँ पर कि FSSAI, ठीक है, ये आपका जो खाद्य पदार्थ होते हैं ना उनकी क्वालिटी चेकिंग वगैरह के ऊपर ध्यान देती है और लाइसेंस वगैरह देती है। अगर आपको मान लीजिए कि कोई कंपनी वगैरह खोलना है, खाने से संबंधित यहाँ पर बात हो रही है। ठीक है, तो खाद्य पदार्थों को जो होते हैं हमारे उनके मानकों और दिशा निर्देशों को निर्धारित करने और विभिन्न मानकों को लागू करने की प्रणाली के लिए नियम बनाने के लिए जिम्मेदार है। तो ये बिल्कुल सही बात यहाँ पर बोली जा रही है। ठीक है, अब कारण क्या कह रहा है, ये वस्तुओं और सेवाओं के अंतर्राष्ट्रीय आदान प्रदान के लिए प्रमाण की मान्यता के लिए तंत्र और दिशा निर्देश भी निर्धारित करता है। तो यहाँ पर कारण कुछ इस तरह से बोला है कि भैया इंटरनेशनल अगर काम होना है, ठीक है, मान लीजिए कोई अपना सामान आपको दूसरे देश में बेचना है तो उसको लेकर के, या दूसरे देश में भेजना है तो उसके लेकर के भी FSSAI जो है ये काम करता है। तो ये आपका गलत हो जाएगा क्योंकि वहाँ पर अलग प्रोसीजर हो जाता है। ठीक है, वहाँ पर FSSAI के जो रूल्स है वो काम नहीं करते हैं। ठीक है, अगर आपको इंटरनेशनल वर्क करना है तो, क्योंकि देखिए मान लीजिए कि आप अपना कोई सामान अमेरिका में बेचना चाहते हैं, यहाँ पर देखिए बताया भी गया है वैसे तो कि यह वस्तुओं और सेवाओं के अंतर्राष्ट्रीय आदान प्रदान के लिए प्रमाण जो होता है ना उसकी मान्यता के लिए तंत्र और दिशा निर्देश भी निर्धारित करता है। तो ये गलत है, इसके लिए अलग हमारे यहाँ पर संस्था बनाई गई है। और मान लीजिए कि कोई आपको सामान वहाँ पर अमेरिका में बेचना है, अमेरिका की मैं बात कर रहा हूँ,
तो वहाँ का अलग रूल एंड रेगुलेशन होगा। तो पहले आपको वहाँ का रूल एंड रेगुलेशन समझना पड़ेगा, देन आपको अपना सामान यहाँ से भेजना पड़ेगा वहाँ पर, ठीक है। और हमारे यहाँ पर अलग संस्था है जो इन सब चीज़ों की देखरेख करती है। तो इस हिसाब से जो आपका सी वाला ऑप्शन है कि ए सत्य है, यानी कि जो आपका यहाँ पर अभिकथन बताया गया था ना कि ये एफएसएसएआई जो है खाद्य पदार्थों का जो मानक होता है क्वालिटी चेक वगैरह करती है, ठीक है। तो ये तो सही है, लेकिन जो यहाँ पर रीजन बताया जा रहा है ना, आपका कारण बताया जा रहा है, ये गलत है, ठीक है। तो सी वाला ऑप्शन हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। वीडियो अगर आपको पसंद आ रहा है बच्चों तो वीडियो को लाइक करते चलिए। आपका एक लाइक हमें बहुत ज़्यादा मोटिवेट करता है इसी तरह की वीडियोस को बनाने के लिए। बाकी यही क्वेश्चंस जो है हमारे इंग्लिश मीडियम में इस तरह से रहेंगे। यहाँ पर बताया गया है कि रीड द पैसेज केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चन नंबर 15 to 18, यानी कि 15 से 18 तक के जो क्वेश्चन है उसका आंसर देना था। तो ये आप देख सकते हैं, मैंने हिंदी में आपको बता दिया और इंग्लिश में इस तरह से रहेगा जैसे कि विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स इज रॉन्ग। तो आपका प्रोबायोटिक्स करके है, यहाँ पर केमिकल हैजार्ड्स है करके, ठीक है, यानी एक तरह से खतरनाक है, तो ये सही नहीं है यहाँ, ठीक है। आप देखेंगे तो जो हम छाछ लाते हैं ना, अमूल का छाछ में लाता हूँ, उस पर भी लिखा रहता है, तो वो सही होता है हमारे शरीर के लिए, ठीक है। नेक्स्ट, यहाँ पर कौन रिस्पॉन्सिबल होता है आपका, यहाँ पर फॉल्स लेबलिंग को ध्यान में रखने के लिए, जो प्रोडक्ट के ऊपर गलत लेबल लगाया जाता है, तो वो जीएमपी जो होता है ना आपका, ये उसको ध्यान में रखता है, ठीक है। आगे यहाँ पर अभिकथन और कारण वाले क्वेश्चन है, देख सकते हैं ए वाला जो ऑप्शन है ये करेक्ट हो जाएगा 17वें का। और 18वां क्वेश्चन देख सकते हैं इस तरह से, 18वें का सी ऑप्शन हमारा यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा बच्चों। तो अब हम लोग आ गए हैं आपका सेक्शन सी के अंदर, जिसके अंदर शॉर्ट आंसर टाइप के जो क्वेश्चंस है वो हमसे पूछे जाएंगे। बेसिकली आपके जो 2 नंबर वाले क्वेश्चन है और 3 नंबर वाले जो क्वेश्चन है ये हमसे पूछे जाएंगे। क्वेश्चन नंबर आपका 19 से लेकर के क्वेश्चन नंबर आपका 25 तक, ये जो क्वेश्चन रहेंगे आपके, ये 2 नंबर वाले यानी कि 2 मार्क्स वाले क्वेश्चन रहने वाले हैं, ठीक है। और क्वेश्चन नंबर आपका यहाँ पर 26 से लेकर के 29 तक, ठीक है, 26 से लेकर के 29 तक जो क्वेश्चन होगा ये 3 मार्क्स वाले रहने वाले हैं, ठीक है, ध्यान रखिएगा। तो इस तरह से हमारा क्वेश्चन का पैटर्न रहने वाला है। बाकी एक एक करके क्वेश्चंस को देख लेते हैं। तो यहाँ पर देखिए 19वां क्वेश्चन क्या कह रहा है कि आपकी माँ को सर्जरी के लिए एक अस्पताल में भर्ती कराया गया, ठीक है जी। उसका ग्रेस्टो स्टाइनल ये होता है कुछ करके, है ना, ट्रैक्ट ठीक से काम कर रहा है, ओके जी, लेकिन वह मुंह से खाना नहीं ले पा रही हैं। इस स्थिति में कौन सा आहार मार्ग अपनाया जाना चाहिए? विधि का कोई एक लाभ भी लिखिए, ठीक है। तो एक ट्यूब के थ्रू उनको खाना दिया जाना चाहिए। मैंने भी देखा है जब मेरे दादाजी हॉस्पिटल में थे, जब उनको मतलब काफ़ी सीरियस कंडीशन में थे वो, ठीक है, आईसीयू में एडमिट थे। ये मैं आपको एजुकेशनल पर्पस के लिए बता रहा हूँ, ठीक है। तो उस टाइम पे क्या हुआ था कि और भी बहुत सारे मैंने पेशेंट्स को देखा है हॉस्पिटल में, ठीक है, ना केवल मेरे दादाजी। तो जब वो उनका कोई ग्रंथि इस तरह से काम नहीं करता है तो कई बारी क्या होता है, उनको ट्यूब के थ्रू खाना दिया जाता है, ठीक है। मुंह जो होता है हमारा इस तरह से, तो जो हमारा फूड पाइप होता है उसमें अलग से एक आर्टिफिशियल पाइप जो होता है वो डाला जाता है और उसके थ्रू जो है उनको खाना दिया जाता है। ये मैंने देखा है, मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस रहा है, समझ रहे हैं। तो यहाँ पर माता श्री के संबंध में भी यहाँ पर ट्यूब का इस्तेमाल किया जाएगा। अपनाए जाने वाले आहार मार्ग यानी ये ट्यूब रहेगा, ठीक है। फीडिंग ट्यूब का लाभ क्या होगा? यह पोषण रूप से पर्याप्त है, ठीक है, जो भी न्यूट्रिशंस वगैरह होते हैं उसके लिए ये सफिशिएंट है करके, है ना। तो इस तरह से आंसर आप लिख सकते हैं। सेम यही क्वेश्चन इंग्लिश मीडियम में इस तरह से रहेगा, यहाँ पर आप देख सकते हैं, और आंसर आपको कुछ इस प्रकार से लिखना है बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यहाँ पर हमारा 20वां क्वेश्चन क्या है कि घरेलू लॉन्ड्री की कोई 4 विशेषताएं लिखिए, ठीक है। राइट एनी 4 कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ डोमेस्टिक लॉन्ड्री। तो देखिए घरेलू लॉन्ड्री जो होता है उसमें कपड़ों की कम मात्रा होती है, 5 से 10 किलो होता है। रिकॉर्ड की कोई आवश्यकता नहीं होती है, ठीक है। एक बार में आप कम भी धो सकते हैं, ज़्यादा भी कपड़े धो सकते हैं, ठीक है। ज़रूरी नहीं है कि रोज़ कपड़े धोना है, तो आप अपने हिसाब से लिख सकते हैं। घरेलू लॉन्ड्री जो होता है आपका, मान लीजिए कि आपके घर में वॉशिंग मशीन है ना, तो या फिर आप हाथ से ही कपड़ा धोते हैं, तो उसमें किस तरह से आप कपड़ा धो सकते हैं, क्या कमियां रहती हैं, क्या अच्छाइयाँ रहती हैं ना। तो विशेषताओं के अंदर तो खैर आपको उसमें जो उसके विशेषताएं हैं वही बतानी है। जैसे कि उसमें पैसे की कम खपत होती है ना, कोई बड़ी जगह आपको रेंट लेने की ज़रूरत नहीं है। तो ये सारी चीज़ें आप इसके अंदर लिख सकते हैं बच्चों।
सेम यही क्वेश्चन इंग्लिश मीडियम में इस तरह से रहेगा, यहाँ पर आप देख सकते हैं, और आंसर आपको कुछ इस प्रकार से लिखना है बच्चों। इसी क्वेश्चन में आपको एक अथवा एक चॉइस दे दिया है, यानी कि अगर आपको ऊपर वाला क्वेश्चन नहीं आता है तो नीचे वाला ये जो क्वेश्चन है इसको आप अटेंड कर सकते हैं। इसके अथवा में इसके चॉइस में देखिए बच्चों क्या क्वेश्चन हमसे पूछा गया है कि आहार चिकित्सा के 4 उद्देश्य बताइए। ठीक है, तो आहार चिकित्सा जो होता है उसके 4 उद्देश्य जो कि इस प्रकार से है कि रोगी की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए आहार का निर्माण करना। ठीक है, ये आहार चिकित्सा का ही एक पार्ट है कि भैया रोगी की जो आवश्यकता है, मान लीजिए कि किसी का कोई यहाँ पर प्रॉब्लम चल रहा है, ठीक है, बीमारी वगैरह चल रहा है जिससे कि उसका डाइजेशन सिस्टम बहुत ज़्यादा वीक है, तो उसके डाइजेशन सिस्टम के हिसाब से उसको खाना दिया जाएगा, जो हल्का खाना होता है जैसे खिचड़ी वगैरह या फिर और नॉर्मल से नॉर्मल खाना उसको दिया जाएगा, नारियल पानी वगैरह, है ना। तो ये आपका आहार चिकित्सा का एक उद्देश्य आप लिख सकते हैं कि रोगी की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए आहार का निर्माण किया जाता है। रोग जो होता है उसकी स्थिति को सुधारने के लिए मौजूदा आहार में संशोधन करना होता है। ठीक है, अगर कोई बीमारी हो गई, ठीक है, जिसमें आप कोई पर्टिकुलर फूड नहीं खा सकते, मान लीजिए कि पीलिया हो गया, ठीक है, जैसे यहाँ पर भी मैं आपको एजुकेशनल पर्पस के लिए बता देता हूँ। मेरे को एक टाइम पे पीलिया हो गया था। पीलिया को क्या है, साइलेंट बीमारी बोला जाता है। ठीक है, वो दिखता नहीं है, हाथ के जो नाखून होते हैं ना वो पीले पीले हो जाते हैं। ठीक है, खून पानी बनने लग जाता है, जिसे आप जॉन्डिस भी बोलते हैं। ठीक है, तो इसमें क्या बोला जाता है कि लीवर पे इफेक्ट पड़ रहा है, तो सिंपल एकदम हल्का से हल्का जो खाना होता है ना वो खाना खाने की एडवाइस दिया जाता है, और ज़्यादातर गन्ने का जूस हो गया आपका, ठीक है, हरी सब्जियां हो गई, बिना तेल मसाले के, ऐसे खाना खाने को एडवाइस दिया जाता है। तो देखिए जब कोई रोग होता है तो उस रोग को सुधारने के लिए आहार में भी संशोधन किया जाता है। अब जो डेली खा रहे हैं उसको बंद करके आपको एक पर्टिकुलर मील बताया जाता है कि इस तरह से खाना खाना है, तो ये भी आपका आहार चिकित्सा के उद्देश्यों के अंदर आ जाएगा। पोषण संबंधित कमियों का सुधार किया जाता है इसके अंदर। ठीक है, जो भी न्यूट्रिशंस की कमी वगैरह होती है तो उसको सुधारा जाता है। पुरानी बीमारी की स्थिति में अल्पकालिक और दीर्घकालिक जटिलताओं का रोकथाम होता है। ठीक है, और साथ ही साथ रोगी की शिक्षा एवं परामर्श वगैरह भी इसके अंदर शामिल होता है कि उसको एजुकेट करना, उसको टाइम टू टाइम बताना कि क्या सही है क्या गलत। तो ये सारी चीज़ें बच्चों आपका आहार चिकित्सा के उद्देश्य के अंदर आप लिख सकते हैं। आशा करता हूँ कि आपको समझ में आया होगा। सेम यही क्वेश्चन इंग्लिश मीडियम में इस तरह से रहेगा, एक्सप्लेन द 4 ऑब्जेक्ट्स ऑफ डाइट थेरेपी। तो आंसर आपको कुछ इस प्रकार से लिखना है बच्चों, ये आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए हमारा यहाँ पर 21वां क्वेश्चन क्या है कि नई राष्ट्रीय युवा नीति 2014 के अनुसार युवा कौन है। इसको बिल्कुल ध्यान से समझिएगा। तो देखिए जो हमारी नई राष्ट्रीय युवा नीति 2014 है, इसके अनुसार आपका जो युवा है वो 15 साल से लेकर के 29 साल का जो आयु वर्ग होता है, इन व्यक्तियों के रूप में परिभाषित किया गया है। ठीक है, कि भैया जो आदमी 15 साल से लेकर के 29 साल की एज में जा रहा है, ठीक है, ये युवा है, यंग है। इसके बाद आप मान सकते हैं वो यंग नहीं रहते हैं, थोड़े से ना यंग की कैटेगरी से बाहर होने लग जाते हैं, 29 साल से ऊपर जो एज हो जाता है। ठीक है, जैसे अभी आपका एज जो होगा, अगर अभी आप 12th में है ना, तो आपका एज मोस्ट प्रोबेबली मैं अंदाज़ा लगा रहा हूँ कि आपका 18, 19, 20, 21, मैक्स टू मैक्स 21 साल तक होगा। ठीक है, 18 से लेकर 21 तक मेजोरिटी आप में से जो बच्चे हैं वो इतने ही एज के होंगे। ठीक है, तो आप अभी एक यंग बच्चे हैं, समझ रहे हैं, और मैं भी यंग ही हूँ यार, 29 के तो नीचे ही आता हूँ। ठीक है, नेक्स्ट दूसरा पॉइंट देखिए यहाँ पर क्या बताया गया है कि युवा वह अवधि है जब व्यक्ति एक वयस्क की भूमिका निभाने के लिए तैयारी करता है, जिसमें से 2 सबसे महत्वपूर्ण भूमिका होती है, आजीविका कमाना, विवाह करना और उसके बाद पारिवारिक जीवन प्रारंभ करना। ठीक है, तो यहाँ पर यह बताया गया है कि युवा जो होता है वो अवधि होता है, वो टाइम होता है जिस टाइम पे क्या होता है, जो युवा व्यक्ति होता है वो 2 चीज़ों को ध्यान में रखता है, वो उसके जीवन के लिए सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है। पहला कि भैया ज़िंदगी जीने के लिए आजीविका कमाना, कि भैया अपना ज़िंदगी चलाना है तो पैसा कमाना पड़ेगा, पैसा कमाने के लिए मुझे काम ढूंढना पड़ेगा और काम करना पड़ेगा। ठीक है, तो पहला ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है युवा वर्ग के लिए। ठीक है, जो आज के टाइम पे मिसिंग चल रहा है क्योंकि रोज़गार की बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है। दूसरा विवाह करना। ठीक है, अब देखिए विवाह करने के बाद जो एक्चुअल जीवन होता है वो शुरू हो जाता है, जिसे आप वयस्क यानी एडल्ट का जीवन कहेंगे, समझ रहे हैं आप। तो विवाह करने के बाद अलग ही समस्याएं वगैरह सामने आती हैं, वास्तविक जीवन समझ में आता है कि एक्चुअल जीवन क्या है। ठीक है, और बच्चे वगैरह हो जाते हैं उसके बाद तो भैया नेक्स्ट ही लेवल पे चला जाता है।
तो खैर ये था हमारा यहाँ पर नई राष्ट्रीय युवा नीति के अनुसार युवा कौन है, इस सवाल का जवाब। आशा करता हूँ कि ये सवाल आपको समझ में आया होगा, इसका उत्तर। ठीक है, और वीडियो अगर आपको पसंद आ रहा है तो लाइक भी करते चलिए। सेम यही क्वेश्चन इंग्लिश मीडियम में इस तरह से रहेगा, हु आर द यूथ अकॉर्डिंग टू द न्यू नेशनल यूथ पॉलिसी 2014। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं आंसर आपको कुछ इस प्रकार से लिखना है बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए यहाँ पर हमारा क्या है, 22वां क्वेश्चन, कि हिडन हंगर शब्द से आप क्या समझते हैं। हिडन हंगर के अंतर्गत वर्गीकृत किन्हीं दो स्थितियों के नाम लिखिए। तो हिडन हंगर यानी जिसे आप छिपी हुई भूख भी कह सकते हैं, सूक्ष्म पोषक तत्वों की कमी को संदर्भित करने के लिए इस्तेमाल किए जाने वाला शब्द है। ठीक है, और हिडन हंगर ज़्यादातर गाँव में जो महिलाएं रहती हैं, ठीक है, या शहरों में कुछ हद तक आप कह सकते हैं जो महिलाएं रहती हैं उनके अंदर देखने को मिलता है। क्योंकि आप देखेंगे गांव में महिलाएं लगातार भाई पूरे दिन काम करती रहती हैं, पूछेंगे क्या खाया है क्या पिया है, तो बोलेंगे चाय पी रखा है। मैंने बहुत ऐसी महिलाओं को देखा है। ठीक है, बोलेंगे कि चाय पी रखा है, इस तरह से सुबह पानी पी लिया था, गर्म पानी पी लिया था, या नॉर्मल चाय बिस्किट खा लिया था, इस तरह से, है ना। मोस्टली मैंने देखा है चाय वाले। ठीक है, तो चाय वाय पी लेते हैं और पूरे दिन कुछ खाते नहीं है, सीधा शाम को खाते हैं। तो इससे क्या होता है, जो सूक्ष्म पोषक तत्वों की उनके शरीर में कमी हो जाती है, जिसे हिडन हंगर कहते हैं। ठीक है, और तत्वों की कमी को संदर्भित करने के लिए इस्तेमाल किए जाने वाला शब्द है ये। दो शर्तें हैं भैया, हिडन हंगर के अंतर्गत वर्गीकृत किन्हीं दो स्थितियों को बताइए। तो विटामिन ए की कमी हो सकती है, एनीमिया हो सकता है, ठीक है, गोइटर हो सकता है, ये आपका हिडन हंगर के अंतर्गत आ जाएगा। अगर किसी को हिडन हंगर है तो ये चीज़ें हो सकती हैं उसको। ठीक है, सेम यही क्वेश्चन इंग्लिश मीडियम में इस तरह से रहेगा और आंसर आपको कुछ इस प्रकार से लिखना है बच्चों। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ पर 23वां क्वेश्चन देखिए क्या है, कि आपका छोटा भाई है, इस बात को लेकर के बहुत असमंजस में है कि कौन सा करियर ऑप्शन चुनना है। करियर संबंधित निर्णय लेते समय उन 4 कारकों का उल्लेख कीजिए जिन पर उसे विचार करना चाहिए। कि भैया आपका छोटा भाई है, उसको अपना करियर चुनना है कि हाँ भैया मैं डॉक्टर, इंजीनियर, टीचर, ठीक है, इस तरह से बनूंगा और अपना जीवन में नाम कमाऊंगा, सफल रहूंगा। ठीक है, करियर से याद आया, मैं आपको बताता हूँ, मैं यहाँ पर जब ट्यूशन देता था ना बच्चों को, छोटे बच्चों की मैं बात कर रहा हूँ, क्लास थर्ड से लेकर के सेकंड थर्ड से लेकर के आपका 8th तक के बच्चे जो है, तो उन बच्चों से मैंने एक बार पूछ लिया था कि बच्चों बताओ आप बड़े होकर के क्या बनना चाहते हो। कोई कह रहा है डॉक्टर, इंजीनियर, पुलिस बनना चाहता हूँ, है ना, इस तरह से अलग अलग प्रोफेशन बता रहे थे। तो एक भी बच्चा नहीं बोला कि मैं टीचर बनना चाहता हूँ। मैंने बोला भाई टीचर क्यों नहीं बनना चाहते हो, तो कह रहे हैं कि अरे भैया जो है सो कि आपकी तरह हम नहीं कर सकते ना, मतलब आपकी तरह हम नहीं कर सकते इन द मीन्स कि इतने बच्चों को संभालना। ठीक है, वो सारे बच्चे शोर कर रहे हैं, उनको चुप कराना, फिर उनको पढ़ाना, ठीक है, एक एक बच्चे पे ध्यान देना, मतलब ये कौन सी बड़ी बात है भाई। ये तो देखो, अगर आपके अंदर कोई चीज़ करने का जुनून है, जैसे आप में से बहुत सारे बच्चे होंगे जो पुलिस में जाना चाहते होंगे, या फिर डॉक्टर बनना चाहते होंगे, इंजीनियर बनना चाहते होंगे, बिजनेसमैन बनना चाहते होंगे, तो आपके अंदर एक भूख होगी ना, तो आप बन जाएंगे वो, और आपको मज़ा भी आने लगेगा कि हाँ भैया मैं यहाँ पर एक इंजीनियर बनना चाहता था और मैं बन गया। तो उस काम को करने में जो कठिनाई आएगी ना, वो भी आपको अच्छा ही लगने लगेगा कि इंजीनियरिंग कर रहा हूँ या इंजीनियर बन चुका हूँ, सॉरी, और ये काम कर रहा हूँ, इसमें मुझे ये प्रॉब्लम आ रहा है, तो यहाँ पर आपको अच्छा लगने लगेगा क्योंकि आपका मन कहता है अंदर से कि मुझे ये काम करना है। तो यही चीज़ मैंने उन बच्चों को बताया कि देखो, मेरा शुरू से था कि मुझे एक टीचर बनना है, ठीक है, मुझे पढ़ाना है। तो पढ़ाते वक्त कई समस्याएं आती है, चाहे ऑनलाइन पढ़ाए या ऑफलाइन पढ़ाए। तो उन समस्याओं को सुलझाने में, उन प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने में, उनसे डील करने में, ठीक है, काफ़ी मज़ा आता है क्योंकि ये मेरा प्रोफेशन है, मुझे मज़ा आ रहा है करने में। समझ रहे हैं ना आप। तो ये तो थोड़ा अलग हो गया, मैं आपको बताना चाहता था। आशा करता हूँ कि आपको थोड़ा पसंद आया होगा। खैर, तो आप अपने छोटे भाई को क्या एडवाइस देंगे, वो बताइए कि भैया उसको अपना करियर ऑप्शन चुनना है, वो बहुत ज़्यादा कंफ्यूज है कि क्या करूँ ना करूँ। तो इस तरह से आंसर आप लिख सकते हैं, जैसे करियर संबंधी निर्णय लेते समय जिन कारकों पर उन्हें विचार करना चाहिए वो इस प्रकार से हो सकता है। उनको पहले भैया अपना योग्यता देखना पड़ेगा कि उनकी योग्यता क्या है, क्या उनकी प्रतिभा है, क्या व्यक्तिगत प्राथमिकताएं हैं, उनकी ज़रूरतें और आकांक्षाएं देखनी पड़ेंगी कि क्या उनको ज़रूरत भी है इस चीज़ की, क्या उनकी आकांक्षा भी है ये करने की। ये सारी चीज़ें उनको ध्यान में रखनी चाहिए आपके छोटे भाई को, तब जा कर के उनको अपना कैरियर ऑप्शन चुनना चाहिए। ठीक है।
तो इस तरह से आंसर आपको लिखना है। सेम यही क्वेश्चन इंग्लिश मीडियम में इस तरह से रहेगा और आंसर आपको कुछ इस प्रकार से लिखना है बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए यहाँ पर हमारा क्या है, नडू, यहाँ पर नंदू नंदू हो गया ये, ठीक है। यहाँ पर मैं ये क्वेश्चन में रहेगा नंदू करके, है ना, इस तरह से नंदू डे केयर सेंटर में काम करना चाहता है, ठीक है। ये नंदू एक लड़के का नाम है। ये जो नंदू है ये डे केयर सेंटर में काम करना चाहता है और उसके पास कौन से 4 कौशल होने चाहिए, कौन से 4 स्किल होने चाहिए डे केयर सेंटर में काम करने के लिए। तो कौशल जो होता है, स्किल 4 जो उसके पास होने चाहिए वो इस तरह से, बच्चों और उनके विकास में रुचि होना चाहिए उनका, ठीक है। छोटे बच्चों की आवश्यकताओं और क्षमताओं के बारे में उसको ज्ञान होना चाहिए, क्योंकि डे केयर सेंटर में ये सारी चीज़ें देखी जाती हैं। बच्चों के साथ बातचीत करने की क्षमता और प्रेरणा होनी चाहिए कि भैया बच्चों के साथ फ्रीली बातचीत कर सके, कॉन्फिडेंस होना चाहिए, है ना, मोटिवेशन होना चाहिए उसका। विकास के लिए सभी क्षेत्रों में बच्चों के साथ रचनात्मक और दिलचस्प गतिविधियों के लिए कौशल यानी स्किल होना चाहिए, ठीक है। ये 4 अगर स्किल होगा तब जाकर के नंदू जो है हमारा डे केयर सेंटर में काम कर सकता है। ओके, आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। सेम यही क्वेश्चन इंग्लिश मीडियम में इस तरह से रहेगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं नंदू वांट्स टू वर्क इन अ डे केयर सेंटर, व्हाट 4 स्किल्स शुड ही हैव करके, ठीक है। तो आंसर कुछ इस प्रकार से आपको लिखना है। इसी क्वेश्चन में आपको एक अथवा दे दिया है, एक चॉइस दे दिया है, यानी अगर आपको ऊपर वाला क्वेश्चन नहीं आता है तो नीचे वाला क्वेश्चन आप अटेंड कर सकते हैं। अथवा में देखिए क्या क्वेश्चन हमसे पूछा गया है कि कोविड के दौरान सीमा ने खाद्य उत्पाद विकास पर ऑनलाइन डिप्लोमा किया, ठीक है। कोरोना के टाइम पे क्या था, सीमा ने खाद्य उत्पाद विकास इसके ऊपर ऑनलाइन डिप्लोमा कर लिया। यदि वह खाद्य प्रसंस्करण इकाई, ठीक है, फूड प्रोसेसिंग यूनिट की बात हो रही है यहाँ पर, वो शुरू करना चाहती है तो उसे ऐसा करने के लिए किन 4 कौशल यानी स्किल्स की आवश्यकता होगी। तो भोजन तैयार करने का ज्ञान होना चाहिए भैया कि खाना बनाते कैसे हैं, है ना। उत्पाद विनिर्देशों का ज्ञान होना चाहिए, संवेदी विधियों द्वारा मूल्यांकन होना चाहिए उसका, ठीक है। उत्पादों की लेबलिंग और पैकेजिंग होनी चाहिए, उसको आनी चाहिए कि भैया जो भी मैं बना रही हूँ उसका लेबलिंग कैसे करूँगी, पैकेजिंग कैसे करूँगी। औद्योगिक प्रथाएं जो होती है, इंडस्ट्रियल आप कह सकते हैं प्रथा वगैरह जो होता है, वो सब उसको पता होना चाहिए। तब जा कर के जो आपका सीमा है वो अपना यहाँ पर जो खाद्य प्रसंस्करण इकाई है उसको शुरू कर सकती है। तो इस तरह से आंसर आप लिख सकते हैं। यहाँ पर आप देख भी सकते हैं, ड्यूरिंग कोविड सीमा हैज़ डन ऑनलाइन डिप्लोमा ऑन फूड प्रोडक्ट डेवलपमेंट। इफ सी वांट्स टू स्टार्ट अ फूड प्रोसेसिंग यूनिट, व्हाट 4 स्किल्स में सी नीड टू डू शो करके, है ना। आंसर आपके सामने ये आप देख सकते हैं, वीडियो को पॉज करके रीड भी कर सकते हैं बच्चों। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए यहाँ पर हमारा 25वां क्वेश्चन क्या है कि प्रिंट पत्रकार के लिए नौकरी के किन्हीं 4 अवसरों की सूची बनाइए। जो हमारा प्रिंट पत्रकार होते हैं उनके नौकरी के लिए क्या क्या अवसर हो सकते हैं। तो लोगों का वो साक्षात्कार ले सकते हैं यानी इंटरव्यू ले सकते हैं, प्रेस कॉन्फ्रेंस में भाग ले सकते हैं, फ़ोन कॉल कर सकते हैं, कहानियों को कवर कर सकते हैं, संपादकों को कहानियाँ भेज सकते हैं। ये सारे उसके पास अवसर है प्रिंट पत्रकार के सामने नौकरी के रूप में, कि वो नौकरी के रूप में अगर कुछ करना चाहता है तो ये सारे काम वो कर सकता है। आशा करता हूँ कि आपको समझ में आया होगा। और जो भी क्वेश्चन मैं डिस्कस कर रहा हूँ बच्चों, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो बिल्कुल भी लाइटली मत लीजिएगा। आपके पेपर में बहुत सारे क्वेश्चन आ सकते हैं, डिट्टो रिपीट हो सकते हैं, इस बात की बहुत ज़्यादा संभावना है। ये मैं आपको हमारे एक्सपीरियंस के हिसाब से बता रहा हूँ, जो भी हमारा एक्सपीरियंस रहा है इतने सालों का टीचिंग का, ठीक है। तो उस हिसाब से मैं आपको बता रहा हूँ जो भी क्वेश्चन हमारे द्वारा बताए जा रहे हैं इसमें से बहुत सारे क्वेश्चन आ सकते हैं, ठीक है। सेम यही क्वेश्चन इंग्लिश मीडियम में इस तरह से रहेगा, यहाँ पर आप देख सकते हैं और आंसर आपको कुछ इस प्रकार से लिखना है बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए यहाँ पर हमारा 26वां क्वेश्चन कुछ इस तरह से है कि गृह व्यवस्था विभाग के किन्हीं 4 वर्गों की सूची बनाइए। लिस्ट एनी 4 सेक्शंस ऑफ द होम अफेयर्स डिपार्टमेंट या हाउस कीपिंग डिपार्टमेंट जिसको आप कह सकते हैं ना। ये हाउस कीपिंग रहेगा, होम अफेयर नहीं कहेंगे, हाउस कीपिंग ही कहेंगे। तो हाउस कीपिंग विभाग के अनुभाग यानी कि सेक्शंस कुछ इस तरह से रहेगा। हाउस कीपिंग कंट्रोल डेस्क, ठीक है, हाउस कीपिंग प्रबंधन, अतिथि कक्ष ब्रिगेड, सार्वजनिक क्षेत्र ब्रिगेड और लीनन और वर्दी करके, ठीक है। ये सारी चीज़ें हमने ट्रैवल एंड टूरिज्म में पढ़ रखी है। मैंने स्कूल लेवल पे आप कह सकते हैं डिप्लोमा टाइप किया है ट्रैवल एंड टूरिज्म में, हॉस्पिटैलिटी मैनेजमेंट इसको आप कह सकते हैं, ठीक है। इसके अंदर ये हाउस कीपिंग डिपार्टमेंट, फ्रंट डेस्क हो गया आपका, ठीक है।
आपका लॉबी हो गया, बहुत सारी चीज़ें हमें पढ़ाई गई थी। अब तो काफ़ी सारी चीज़ें भूल भी रहा हूँ, लेकिन एक बार रिवीजन करूँगा तो याद भी आ जाएगा। खैर, तो देखिए वो वाला नॉलेज यहाँ काम आ रहा है मेरे, है ना? तो इसीलिए बोलते हैं नॉलेज कभी वेस्ट नहीं होता है। खैर, ये क्वेश्चन भी आ सकता है पेपर में। अगला यहाँ पर इसी क्वेश्चन को इंग्लिश मीडियम में इस तरह से कर रखा है, यहाँ पर आप हाउस कीपिंग डिपार्टमेंट कर देंगे, ये थोड़ा सा मिसटाइप है और आंसर इस तरह से आपका रहने वाला है बच्चों, ठीक है। इसी क्वेश्चन में आपको एक अथवा दे दिया है, एक चॉइस दे दिया है, यानी कि अगर आपको ऊपर वाला क्वेश्चन नहीं आता है तो नीचे वाला ये जो क्वेश्चन है इसको आप अटेंड कर सकते हैं। इसके अथवा में, इसके चॉइस में देखिए बच्चों क्या क्वेश्चन हमसे पूछा है यहाँ पर कि भारत के परंपरागत व्यवसाय के लुप्त होने के कोई 2 कारण लिखिए, ठीक है। जो हमारे परंपरागत व्यवसाय थे जो लुप्त होने की कगार पे है, उसके कोई 2 कारण आपको बताने हैं। जैसे कि आप मान सकते हैं कि पहले हाथों से स्वेटर वगैरह बनाया जाता था, ठंडी के टाइम पे, अभी ठंडी चल रहा है, ठीक है। तो हमारी दादी, मम्मी वगैरह ये सब क्या करती थी, हाथों से स्वेटर बनाती थी। और कमर्शियल लेवल पे अगर बात करें, बाज़ारों में भी जो स्वेटर वगैरह बिकते थे वो हाथों से बनाए हुए बिकते थे। लेकिन आज के टाइम पे आपको कहाँ देखने को मिलेगा हाथों से स्वेटर बना हुआ? कहीं नहीं देखने को मिलेगा। क्यों? क्योंकि वो लुप्त तो होने की कगार पे है। एक आधा परसेंट फिर भी आपको दिख जाएगा, लेकिन 99% आपको जो है कंपनियों में जो मशीनों से बना हुआ स्वेटर वगैरह होता है, जैकेट होता है, यही देखने को मिलेगा, ठीक है। तो ये भारत के परंपरागत व्यवसाय इसी तरह से लुप्त होने की कगार पे है। कोई 2 कारण बताना है आपको, ठीक है। तो देखिए, परंपरागत व्यवसाय के लुप्त होने के कारणों में आप लिख सकते हैं निरक्षरता तथा आर्थिक पिछड़ापन, ठीक है। एक तो हमारे यहाँ के लोग कह लीजिए उतने पढ़े लिखे नहीं थे, जिस कारण से उनके पास जो भी रोजगार था, जो भी उनके पास हुनर था हाथ का, वो केवल हाथ तक ही सीमित रह गया। क्यों? क्योंकि एक तो वो निरक्षर थे, उनको ज़्यादा पता नहीं है कि कैसे इसको आगे बढ़ाना है, एक्सटेंड करना है अपने बिजनेस को, ठीक है। वर्ल्ड लेवल पे, इंडिया के लेवल पे लेके जाना है। साथ ही साथ आर्थिक पिछड़ापन भी एक कारण कह सकते हैं। अब मान लीजिए कि आपने एक बहुत अच्छा जूस जो है बनाया, ठीक है, और ये जूस जो है आप दिन में जो है सो कि 2 बाल्टी, 3 बाल्टी या 10 बाल्टी आप बना रहे हैं और बेच रहे हैं, ठीक है। एक गिलास आप 5 रुपए का, 2 रुपए का, 10 रुपए का, इतने रुपए का आप बेच रहे हैं, ठीक है। लेकिन आप इसको बल्क लेवल पे अगर नहीं ले जाएंगे, तब तक आपका ये जो जूस है ये पूरी दुनिया, पूरा भारत नहीं पी पाएगा और आप उतना प्रॉफिट भी नहीं बना पाएंगे। यही मान लीजिए कि एक अमेरिकन कंपनी आती है, जैसे मैं एग्जांपल के लिए जस्ट बता रहा हूँ, कोका कोला, ठीक है, या फिर पेप्सी वगैरह, ये सब आती हैं। ये सब क्या करेगी, एकदम मस्त फैक्ट्री उक्ट्री डालेगी, अपना खूब पैसा लगाएगी उसके अंदर, ठीक है। अपना बोतल उतल मस्त बनाएगी, उसका फिर प्रमोशन वगैरह करेगी और मस्त इनका कोका कोला, पेप्सी उपसी बिकेगा, ठीक है। क्योंकि इनके पास पैसा है, इनके पास आर्थिक पिछड़ापन नहीं है। तो एक ये कारण है कि भारत के अंदर आप देखेंगे पारंपरिक जो हमारे व्यवसाय है वो लुप्त होते जा रहे हैं, ठीक है। तो एक ये हो गया आपका। अगला है ललित कलाओं का कम होना, सौंदर्य बोध, ठीक है। जो हमारी ललित कलाएं हैं वो कम हो रही है, ठीक है, सौंदर्य बोध भी कम हो रहा है। तो इस तरह से ये चीज़ें लिख सकते हैं। अपर्याप्त वित्तीय व विपणन सेवाएं, ठीक है, पैसे से रिलेटेड बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आ जाती है। वन आधारित संसाधनों की कमी है। हमारे कई सारे ऐसे परंपरागत उद्योग है जिसमें वनों की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है, तो वहाँ पर भी हमें कमी देखने को मिलती है। और भी बहुत सारी चीज़ें आप लिख सकते हैं जिस कारण से भारत के अंदर परंपरागत व्यवसाय जो है वो लुप्त होने के कगार पे है, लुप्त हो रहे हैं, ठीक है। सेम यही क्वेश्चन इंग्लिश मीडियम में इस तरह से रहेगा, यहाँ पर आप देख सकते हैं। और आंसर आपको कुछ इस प्रकार से लिखना है बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यहाँ पर 27वां क्वेश्चन क्या है कि उपभोक्ताओं के स्वास्थ्य की सुरक्षा में CAC और WTO प्रत्येक की 2 प्रमुख भूमिकाओं का उल्लेख कीजिए, ठीक है। उपभोक्ता मतलब कस्टमर, जो हम लोग होते हैं वो कस्टमर होते हैं, जिनको उपभोक्ता कहा जाता है। तो इनकी स्वास्थ्य के लिए CAC और WTO कैसे काम करता है वो बताना है। तो देखिए, स्वास्थ्य की सुरक्षा में CAC की 2 मुख्य भूमिकाएं जो किस प्रकार से है, जो कस्टमर होते हैं उनकी हेल्थ की सिक्योरिटी के लिए, सुरक्षा के लिए अंतर्राष्ट्रीय मानक स्थापित करते हैं। कि मान लीजिए कि एक आइसक्रीम बिक रहा है, ठीक है, तो इस आइसक्रीम के अंदर जो है सो कि शुगर यानी चीनी डाला जा रहा है, तो इस लेवल से चीनी ज़्यादा नहीं होना चाहिए इतने ग्राम आइसक्रीम में, ठीक है। तो इस तरह के जो खाद्य पदार्थ होते हैं उसके अंदर लिमिट जो सेट करना होता है, इंटरनेशनल लेवल की बता रहा हूँ, ठीक है, तो वो CAC करता है। अगला, खाद्य और कृषि व्यापार में निष्पक्ष प्रथाओं को सुविधाजनक बनाना, ठीक है। जो खाद्य होता है, कृषि व्यापार होता है, उसको एक तो निष्पक्ष बनाना, ठीक है, उनकी जो प्रथाएं हैं उनको आसान बनाना, जिससे कि जो
जो उपभोक्ता का स्वास्थ्य है उस पर कोई नेगेटिव इम्पैक्ट ना पड़े। तो ये CSE के 2 प्रमुख भूमिकाएं आप लिख सकते हैं। अगर बात करें WTO की तो कुछ इस प्रकार से लिख सकते हैं, व्यापार को सुचारू, स्वतंत्र, निष्पक्ष और पूर्वानुमानित रूप से प्रवाहित करने में मदद करता है। इंटरनेशनल लेवल पे आप देखेंगे तो WTO जो है आपका वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, ये यही देखता है कि व्यापार वगैरह सब स्टेबल तरीके से चल रहा है, अच्छे तरीके से नहीं चल रहा है, मतलब सारा जो व्यापार से संबंधित जो भी काम है सब यही करता है। ठीक है, व्यापार समझौतों का संचालन करना, कि 2 देशों के बीच में अगर व्यापार से संबंधित समझौता करवाना है तो वो यही देखता है। व्यापार को लेकर के अगर कोई विवाद हो जाता है तो वो यही संभालता है। ठीक है, तो इस प्रकार से आप लिख सकते हैं। ओके, ये भी हमारा स्वास्थ्य की सुरक्षा में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। तो इस तरह से आप लिख सकते हैं। और सेम यही क्वेश्चन इंग्लिश मीडियम में इस तरह से रहेगा, यहाँ पर आप देख सकते हैं। और आंसर आपको कुछ इस प्रकार से लिखते हुए चलना है बच्चों। इसी क्वेश्चन में आपको एक अथवा एक चॉइस दे दिया है, ऊपर वाला क्वेश्चन नहीं आता है तो नीचे वाला क्वेश्चन आप कर सकते हैं। नीचे यहाँ पर क्वेश्चन पूछा है चॉइस में कि बुनावट से आप क्या समझते हैं? वस्त्र की बुनावट किन 3 बातों पर निर्भर करती है? तो देखिए, बुनावट दिखने और छूने की एक संवेदी अनुभूति है जो वस्त्र की स्पर्शी तथा दृश्य गुणवत्ता को बताता है। वस्त्र की बुनावट 3 बातों पर निर्भर करती है। ठीक है, तो देखिए बुनावट आप ऐसे समझ सकते हैं जैसे हमारी दादी, नानी या मम्मी जो हमारे लिए स्वेटर वगैरह नहीं बुनती थी, अब तो खैर बहुत कम हो गया, ना के बराबर, स्वेटर वगैरह बुन करके ऊन का जो है सो कि स्वेटर बुना जाता था। बुनना मतलब कि स्वेटर बनाना करके। ठीक है, इस तरह से आप समझ सकते हैं। तो वही समझ लीजिए यहाँ पर बुनावट। और वस्त्र की बुनावट 3 बातों पर निर्भर करती है। वह कैसे दिखाई देती है, उसकी प्रकृति कैसी है और छूने पर कैसा लगता है। इन 3 बातों पर ही वस्त्र की जो बुनावट है वो निर्भर करती है। बाकी आप यहाँ पर वीडियो को पॉज करके पूरा का पूरा रीड कर सकते हैं। आशा करता हूँ कि ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। सेम यही क्वेश्चन इंग्लिश मीडियम में इस तरह से रहेगा और आंसर आपको कुछ इस प्रकार से लिखना है बच्चों। आगे चलते हैं। 28वां क्वेश्चन देखिए, यहाँ पर 28वें के ए में हमसे पूछा है कि कार्यात्मक भोजन से आप क्या समझते हैं? एक उदाहरण दे। तो ऐसे खाद्य पदार्थ जो मानव स्वास्थ्य पर लाभकारी प्रभाव डाल सकते हैं, ये आपका कार्यात्मक भोजन के अंतर्गत आ जाता है। प्रोबायोटिक्स हो गया आपका, लाइकोपिन हो गया, ये सब चीज़ इसके अंदर आप शामिल कर सकते हैं। प्रोबायोटिक्स तो आपका अभी छाछ वगैरह जो आता है ना, लस्सी, अमूल का लस्सी जो आता है उसके अंदर भी आपको देखने को मिलेगा। उस पर लिखा रहता है कि इसके अंदर प्रोबायोटिक्स वगैरह है ना, इस तरह से जहाँ तक है मैंने देखा लिखा हुआ रहता है, तो जो कि हेल्पफुल रहता है हमारी बॉडी के लिए। तो इस तरह से आंसर आप लिख सकते हैं। सेम यही क्वेश्चन इंग्लिश मीडियम में इस तरह से रहेगा और आंसर आपको कुछ इस प्रकार से लिखना है बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यहाँ पर हमारा दूसरा क्वेश्चन है कि कोई 2 तरीके लिखिए जिनसे साल्मोनेला बैक्टीरिया फैलता है। तो यहाँ पर आप लिख सकते हैं, यह क्रॉस संदूषण से फैलता है जब कच्चे मांस, पोल्ट्री और सलाद के लिए एक ही चॉपिंग बोर्ड का उपयोग किया जाता है, तो ये वाला बैक्टीरिया आपका फैलता है। अपर्याप्त खाना बनाना, ठीक है, यहाँ से भी फैलता है। मान लीजिए कि एक मटन शॉप है या चिकन शॉप है जहाँ पर एक इस तरह से लकड़ी का काठ रखा हुआ है, लकड़ी का टुकड़ा रखा हुआ है और उसी पर मटन चिकन जो है काटा जा रहा है। ठीक है, तो अगर इसी तरह से काम होता रहा, उसी पर सलाद वगैरह भी उसी पे, सलाद कह रहा हूँ, अगर मान लीजिए उसी पर चिकन मटन इस तरह से काटा गया और वही ले जाकर घर में बना लिया गया बिना धोए धाए, तो ये बैक्टीरिया फैल सकता है। एक इस तरह से रेस्टोरेंट में इसी तरह से लकड़ी का एक टुकड़ा है, उसी पर सलाद काटा जा रहा है और 50 तरह की चीज़ें उसी पर काटी जा रही है, तो वहाँ से बैक्टीरिया फैल सकता है। अगर खाना अपर्याप्त बनाया जा रहा है, मान लीजिए जितना पकना चाहिए उतना नहीं पकाया जा रहा है, तो भी ये बैक्टीरिया फैल सकता है, साल्मोनेला बैक्टीरिया। ठीक है, तो इस तरह से आंसर आप लिख सकते हैं। सेम यही क्वेश्चन आपका इंग्लिश मीडियम में इस तरह से रहेगा और आंसर आपको कुछ इस प्रकार से लिखना है बच्चों। नेक्स्ट हमारा 29वां क्वेश्चन देखिए, यहाँ पर 29वें के ए में है कि फ्रंट ऑफिस के सहायक प्रबंधक, इसके बारे में आपको बताना है कि क्या भूमिका है। तो देखिए, फ्रंट ऑफिस के सहायक प्रबंधक की अगर बात करूँ तो फ्रंट ऑफिस मैनेजर की अनुपस्थिति में फ्रंट ऑफिस का आयोजन और पर्यवेक्षण करता है। ठीक है, मान लीजिए कि जो फ्रंट ऑफिस का मैनेजर है वो नहीं आया है, तो सहायक मैनेजर जो होता है वो सारा देखरेख करता है, फ्रंट ऑफिस के सुचारू कामकाज को सुनिश्चित करता है कि फ्रंट ऑफिस प्रॉपरली रन कर सके। ठीक है, तो ये कौन देखता है? फ्रंट ऑफिस का सहायक प्रबंधक, जब वहां पर मैनेजर नहीं आए होते हैं तब। ठीक है, अगला है कोई 2 कौशल यानी स्किल बताएं जो ग्राहकों के साथ व्यवहार करते समय उनके पास होने चाहिए। ठीक है, जो स्किल होते हैं ग्राहकों के साथ अगर आप व्यवहार कर रहे हैं तो ये होना चाहिए। जैसे
खाना परोसने के तरीके की पूरी जानकारी होनी चाहिए। मान लीजिए एक वेटर है और उसको खाना परोसना है, तो प्रॉपर पता होना चाहिए कि इस तरह से टेबल पर खाना लगाया जाता है। ये नहीं कि लेकर के जाए और खाना कस्टमर के ऊपर गिरा दे, कस्टमर गुस्सा हो जाएगा। या फिर कस्टमर यहाँ पर मांग रहा है कि भैया नान लेके आ जाओ, रोटी लेके आ जाओ, वो चावल लेके पहुंच गया कि चलो चावल दे देते हैं कस्टमर को, तो यहाँ पर भी गुस्सा हो जाएगा। तो खाना परोसने का तरीका आना चाहिए उसको, स्वच्छता का मानक होना चाहिए, स्वच्छ होना चाहिए बंदा, है ना। बुनियादी शिष्टाचार और अच्छे व्यवहार होने चाहिए उसके अंतर्गत कह रहा हूँ, उसके अंदर बेसिकली, ठीक है। तो इस तरह से आप आंसर लिख सकते हैं। इसी क्वेश्चन के अंदर आपको एक अथवा दे दिया है, अगर आपको ऊपर वाला क्वेश्चन नहीं आता है तो नीचे वाला कर सकते हैं कि हाउस कीपिंग विभाग के तल पर्यवेक्षक के बारे में आपको बताना है। तो हाउस कीपिंग विभाग के तल पर्यवेक्षक अतिथि कक्ष की साफ सफाई और रख रखाव के लिए जिम्मेदार होती है, ठीक है, या उनकी जिम्मेदारी होती है। तो इस प्रकार से आंसर आप लिख सकते हैं। सेम यही क्वेश्चन इंग्लिश मीडियम में इस तरह से रहेंगे, यहाँ पर आप देख सकते हैं, और आंसर कुछ इस प्रकार से लिखते हुए चलना है बच्चों आपको। अब हम लोग आ गए हैं सेक्शन डी के अंदर, जिसके अंदर हमसे लॉन्ग आंसर टाइप के जो क्वेश्चंस होते हैं, दीर्घ उत्तरीय प्रकार के जो प्रश्न होते हैं वो पूछे जाएंगे, उनका आंसर हमें देना है। तो एक एक करके देखते हैं। यहाँ पर देखिए 30वां क्वेश्चन है कि श्री धर्मपाल ने उत्पादों के निर्यात के लिए अपनी खुद की खाद्य प्रसंस्करण इकाई शुरू की है। उनके दोस्त ने उन्हें HSCCP लागू करने का सुझाव दिया है, ठीक है। तो धर्मपाल जी एक बंदे हैं, उन्होंने निर्यात के लिए, एक्सपोर्ट करने के लिए खुद का यहाँ पर फूड प्रोसेसिंग यूनिट शुरू किया है। तो उनके एक दोस्त है, ठीक है, उन्होंने उन्हें HACCP जो है ये लागू करने का सुझाव दिया है। अब यहाँ पर क्वेश्चन बनता है, क्वेश्चन क्या बन रहा है कि HACCP है क्या। तो इसका फुल फॉर्म होता है हैजार्ड एनालिसिस क्रिटिकल कंट्रोल पॉइंट, ठीक है। तो ये इसका फुल फॉर्म होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि उसे अपनाने के लिए, मनाने के लिए HACCP के किन्हीं 3 महत्वों पर प्रकाश डालिए, ठीक है। तो खाद्य की जो सुरक्षा है कि भैया फूड अच्छा है, उसको सुनिश्चित करने के लिए ज़रूरी होता है, और भी बहुत सारे काम में आता है HACCP करके, है ना। यहाँ पर आप वीडियो को पॉज करके रीड कर सकते हैं। सेम यही क्वेश्चन आपका इंग्लिश मीडियम में इस तरह से रहेगा, यहाँ पर आप देख सकते हैं, और आंसर आपको कुछ इस प्रकार से लिखते हुए चलना है बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, युवा क्यों असुरक्षित है, 2 कारण आपको बताने हैं। तो देखिए शरीर में होने वाला जो परिवर्तन होता है, इसके कारण भी युवा कई बारी असुरक्षित महसूस करने लग जाता है। युवा कमजोर होने का कारण इस तरह से आप लिख सकते हैं। आप यूं कह लीजिए कि युवा क्यों असुरक्षित है, या यूं कह लीजिए कि युवा कमजोर क्यों है, दोनों लगभग बात बराबर ही है, ठीक है। तो आप देखेंगे युवाओं के अंदर कई बारी शरीर में परिवर्तन आ जाता है, ठीक है। व्यक्तियों की भलाई और पहचान की भावना पड़ना, ठीक है। तेजी से प्रतिस्पर्धी दुनिया में उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए साथियों का दबाव। आप देखेंगे इस दुनिया में बहुत ज़्यादा तेज़ी से, मतलब ये दुनिया बदल रही है ना, और इस बदलती हुई दुनिया में उसके जो साथी होते हैं युवा के, वो बहुत तेज़ी से बदल जाते हैं, नौकरी हासिल कर लेते हैं या और काम कर लेते हैं, लेकिन युवा नहीं कर पाता है। तो इस कारण से भी युवा असुरक्षित है। और भी बहुत सारी चीज़ें आप लिख सकते हैं कि नशीली दवाओं का सेवन करना, मादक पदार्थों का सेवन करना, जो कि नहीं करना चाहिए, स्वास्थ्य के लिए हानिकारक होता है, ठीक है। सेम यही क्वेश्चन इंग्लिश मीडियम में इस तरह से रहेगा, और आंसर आपको कुछ इस प्रकार से लिखना है बच्चों। इसी क्वेश्चन के अंदर आपको एक अथवा एक चॉइस दे दिया है कि नए खाद्य सुरक्षा अधिनियम के किन्हीं 4 कार्यों की सूची बनाइए। तो जो हमारा नया खाद्य सुरक्षा अधिनियम है, जिसको इंग्लिश में आप बोलेंगे 4 फंक्शंस ऑफ न्यू फूड सिक्योरिटी एक्ट, तो वो कुछ इस प्रकार से यहाँ पर आप देख सकते हैं कि खाद्य पदार्थों और विभिन्न मानकों को लागू करने की प्रणाली के लिए मानकों और दिशा निर्देशों को निर्धारित करने के लिए विनिमय तैयार करना, ठीक है। कुछ और बातें यहाँ पर बताई गई है, जैसे खाद्य व्यवसायों के लिए खाद्य सुरक्षा प्रबंधन प्रणाली के प्रमाण के लिए प्रमाणन निकायों के प्रमाणीकरण के लिए तंत्र और दिशा निर्देश निर्धारित करना, ठीक है। तो इस तरह से करके यहाँ पर चीज़ें बताई गई है, जो कि आपका यहाँ पर जो नए खाद्य सुरक्षा अधिनियम के ये 4 कार्यों के अंतर्गत आ जाएंगे, ठीक है। आशा करता हूँ कि आपको समझ में आया होगा बच्चों। सेम यही क्वेश्चन इंग्लिश मीडियम में इस तरह से रहेगा, ये आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं, और आंसर आपको कुछ इस प्रकार से लिखना है बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए हमारा यहाँ पर 32वां क्वेश्चन है कि आपका मित्र रोहन शहर के एक अस्पताल में चिकित्सा पोषण चिकित्सक है, ठीक है। अब यहाँ पर क्वेश्चन बनता है कि रोगी की पोषण संबंधित स्थितियों और आवश्यकताओं के बारे में जानकारी प्राप्त करने के लिए वह किन्हीं 4 तरीकों का उपयोग करेगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ये 4 तरीकों का उपयोग करेगा, ठीक है।
जैसे मानव शास्त्रीय माप, ऊंचाई, वजन वगैरह ये सब देखेगा, जैव रासायनिक मूल्यांकन वगैरह देखेगा, है ना, मैदानी मूल्यांकन हो गया, रोग की पहचान हो गया, ये सारी चीज़ें वो देखेगा करके, है ना। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं। नेक्स्ट, वह आपके दादाजी जिनकी आंतों की सर्जरी हुई है के लिए भोजन का सबसे अच्छा तरीका कौन सा सुझाएगा और क्यों। तो दादाजी के लिए भोजन का सबसे अच्छा तरीका सुझाएगा जिसके मुंह की सर्जरी हुई है, अतः सिरा आहार कारण जब गैस्ट्रो पथ ठीक से काम नहीं कर रहा होता है तो शरीर के कार्यों को समर्थन देने के लिए एक विशेष समाधान दिया जाता है, एक अलग तरह से यहाँ पर समाधान दिया जाता है। तो इस तरह से आंसर आप लिख सकते हैं। आपके दादाजी के ठीक होने के बाद वह उन्हें किस प्रकार के आहार की सलाह देंगे। अगर आपके दादाजी ठीक हो जाते हैं, उनका जब सर्जरी वगैरह हुआ है, तो किस तरह का खाना खाना चाहिए उनको। तो दादाजी के ठीक होने के बाद उनके लिए अनुशासित आहार का प्रकार होगा, यानी कि डिसिप्लिन वाला खाना दिया जाएगा। यांत्रिक आहार कारक इसमें नरम मसाला होना चाहिए, ठीक है, और भोजन पसंद किया जाना चाहिए, एकदम सिंपल मसाले वगैरह हो, चबाना और पचाना आसान हो, ऐसा खाना देना चाहिए, ठीक है। कोई भी अगर बीमारी से उठ करके आता है तो उसको सिंपली खाना दिया जाता है। सेम यही क्वेश्चन इंग्लिश मीडियम में इस तरह से रहेगा और आंसर आपको इस प्रकार से लिखते हुए चलना है बच्चों। अब हम लोग आ गए हैं 33वें क्वेश्चन में। यहाँ पर देखिए, सोनू अपने पड़ोसी में एक व्यावसायिक लॉन्ड्री स्थापित करने की योजना बना रहा है। व्यावसायिक लॉन्ड्री जो होता है होम लॉन्ड्री से किस प्रकार से भिन्न है, ये आपको बताना है। तो देखिए, जो आपका कॉमर्शियल लॉन्ड्री होता है और घरेलू लॉन्ड्री जो होता है, डोमेस्टिक और कमर्शियल की बात कर रहे हैं। एक तो घर में लॉन्ड्री होता है जहाँ कपड़े धोते हैं, और एक कमर्शियल होता है जहाँ पर बहुत सारे लोग आते हैं, कपड़े धुलवाते हैं और पैसे दे के जाते हैं। तो इन दोनों में क्या डिफरेंस होता है। तो जो कमर्शियल होगा उसके अंदर बड़े बड़े लेख धोए जाएंगे, ठीक है, यानी कहने का मतलब है कि बहुत ज़्यादा मात्रा में कपड़े वगैरह धोए जाएंगे। लेकिन जो घरेलू होगा वहाँ पर नियमित रूप से जो दैनिक कपड़े वगैरह है वही धोए जाएंगे, ठीक है। यहाँ पर कपड़ों की मात्रा अधिक होगी, 100 किलोग्राम या उससे अधिक होगा, लेकिन यहाँ पर 5 से 10 किलो ही कपड़े होंगे घर में, ठीक है। कपड़े धोने की मशीनों का बड़ा आकार होगा जो कमर्शियल दुकान वाला लॉन्ड्री होगा, लेकिन घर में छोटा होता है, ठीक है, या कपड़े हाथ या वॉशिंग मशीन द्वारा धोए जाते हैं, लेकिन यहाँ पर बड़े बड़े मशीनों की सहायता लेनी पड़ती है। कोई टैग का सिस्टम होता है यहाँ पर, है ना, लेकिन रिकॉर्ड की कोई ज़रूरत नहीं होती। यहाँ पर रिकॉर्ड वगैरह मेंटेन करना पड़ता है, लेकिन घर में कोई कपड़ों का रिकॉर्ड मेंटेन करने की ज़रूरत नहीं होती। घर में सबको पता होता है कि किसका कपड़ा कौन सा है, समझ रहे हैं आप। तो इस तरह से आप आंसर लिख सकते हैं। सेम यही क्वेश्चन इंग्लिश मीडियम में इस तरह से रहेगा और आंसर आपको कुछ इस प्रकार से लिखते हुए चलना है बच्चों। ये आपका लॉन्ड्री वाला क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है, कई बार रिपीट हो रहा है बच्चों, ध्यान रखिएगा, ठीक है। 34वां क्वेश्चन देखिए, यहाँ पर 34वें के ए में क्या पूछा गया है कि भारत के लुप्त होते परंपरागत व्यवसायों में किस प्रकार सुधार लाया जा सकता है। भारत के अंदर जो ये परंपरागत व्यवसाय है वो जो लुप्त होते जा रहे हैं, तो उसके अंदर किस प्रकार से सुधार लाया जा सकता है। तो देखिए, प्रशिक्षण सुविधाओं की व्यवस्था होनी चाहिए, लोगों को ट्रेनिंग देना चाहिए कि किस तरह से आप अपने व्यवसाय को आगे बढ़ा सकते हैं। नए डिजाइन बना करके भी हम इनके अंदर सुधार ला सकते हैं। तो इस प्रकार से आंसर आप लिख सकते हैं। वीडियो अगर आपको पसंद आ रहा है बच्चों, यहाँ तक आपने वीडियो देख लिया है तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना का प्रारंभ किन मंत्रालयों के सहयोग से हुआ। तो महिला एवं बाल विकास मंत्रालय, स्वास्थ्य मंत्रालय और परिवार कल्याण मंत्रालय और मानव संसाधन विकास मंत्रालय, इनके सहयोग से आपका बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना का प्रारंभ हुआ, ठीक है। इनके सहयोग से, इन मंत्रालयों के सहयोग से। इसी क्वेश्चन में एक चॉइस दे दिया है, अगर आपको ऊपर वाला क्वेश्चन नहीं आता तो नीचे वाला क्वेश्चन कर सकते हैं कि 18वीं शताब्दी में फ्रांस विश्व का फैशन केंद्र क्यों बना। तो देखिए, फ्रांस विश्व का फैशन केंद्र बन गया क्योंकि शाही न्यायालय से समर्थन मिलने के कारण, एक ये कारण लिख सकते हैं, और रेशम उद्योग का विकसित होना। यहाँ पर रेशम उद्योग जो था वो काफ़ी विकसित था, तो ये कारण थे जिस कारण से 18वीं शताब्दी के अंदर फ्रांस जो था वो विश्व का फैशन केंद्र बन गया था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पुरुष व महिला डिजाइनर के लिए कौन सा शब्द प्रयुक्त किए जाते हैं। तो परिधान को डिजाइन करने वाला पुरुष कुटूरियर, और परिधान को डिजाइन करने वाली महिला जो होती है वो कुटूरियरे होती हैं, ठीक है। तो ये शब्द उनके लिए प्रयोग किया जाता है। सेम यही क्वेश्चन इंग्लिश मीडियम में इस तरह से रहेंगे, यहाँ पर आप देख सकते हैं, और आंसर इस प्रकार से लिखते हुए चलना है बच्चों आपको, ओके। अब हम लोग आ गए हैं 35वें क्वेश्चन के अंदर। यहाँ पर देखिए क्या बोला है कि मोहन ने हाल ही में शहर में हाईटेक लॉन्ड्री खोली है,
उनका सरकारी अस्पताल से अनुबंध हो गया है। ठीक है, मोहन नाम का एक लड़का है जिसने हाल ही में हाईटेक लॉन्ड्री खोली है और सरकारी अस्पताल जो गवर्नमेंट हॉस्पिटल होता है उससे अनुबंध भी हो गया है। ठीक है जी। अब यहाँ पर क्वेश्चन है कि अस्पताल में कपड़े धोते समय उसे किन दो महत्वपूर्ण बिंदुओं पर विचार करना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पर आंसर इस तरह से लिख सकते हैं कि अस्पताल में कपड़े धोने के दौरान विचार करने योग्य महत्वपूर्ण बिंदु जैसे कि स्वच्छता पर बहुत ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत है, कपड़ों की कीटाणु शोधन सुनिश्चित करने की ज़रूरत है कि कपड़ों के अंदर कोई कीटाणु वगैरह बचा हुआ ना रह जाए। तो इन चीज़ों पर ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अस्पतालों में कपड़े धोने के कार्य की प्रक्रिया के 8 चरण लिखिए। अस्पतालों के अंदर जो कपड़े धोए जाते हैं तो उसका स्टेप बाय स्टेप जो 8 स्टेप होता है उसके बारे में आपको बताना है। तो यहाँ पर देखिए, पहले लिखेंगे आपातकालीन मुख्य ओटी या ओपीडी विभिन्न विशिष्ट केंद्रों और वार्डों से पहले उनको इकट्ठा किया जाता है। फिर लिनेन बैंक से या सीधे अस्पताल से लॉन्ड्री प्लांट तक परिवहन उनको पहुंचाया जाता है। गंदे लिनेन को उतारना और छांटा जाता है कि कौन सा गंदा है साफ है। धुलाई बड़ी वॉशिंग मशीनों में की जाती है जिसकी क्षमता 100 किलोग्राम प्रति लॉन्ड्री होती है, सॉरी लोड होता है, यानी बड़ी मशीनों में इसको धोया जाता है कपड़ों को। हाइड्रो जैसो कि एक्सट्रैक्शन, हाइड्रो एक्सट्रैक्टर और केंद्रापसार जैसो कि गति में काम करते हैं जो नमी को हटा देते हैं। सुखाना, दबाना, इस्त्री करना, मोड़ना और ढेर लगाना, ये एक प्रोसेस होता है। फिर 7वां प्रोसेस होता है निंदित वस्तुओं की मरम्मत एवं पृथक्करण करना, जो भी प्रॉब्लम हो उसको सॉल्व करना, और पैकिंग और वितरण करना। ठीक है, लास्ट प्रोसेस होता है कि पैक करना और डिस्ट्रीब्यूट करना। तो ये 8 आप यहाँ पर प्रक्रिया लिख सकते हैं अस्पतालों में कपड़े धोने के कार्य के अंतर्गत। ठीक है, सेम यही क्वेश्चन इंग्लिश मीडियम में इस तरह से रहेगा और आंसर आपको इस प्रकार से लिखते हुए चलना है। यहाँ पर आप देख सकते हैं क्वेश्चंस और आंसर इस तरह से रहेगा बच्चों आपका। ओके, तो बस बच्चों यही था आज का ये वीडियो। आशा करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो कर दीजिए ज़्यादा से ज़्यादा लाइक। जितना ज़्यादा वीडियो को आप लाइक करेंगे उतना ज़्यादा हमारा मोटिवेशन बढ़ता है इसी तरह की वीडियोस को बनाने के लिए। चैनल पर अगर आप नए आ गए हैं, विद्यालय स्टडी पॉइंट को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है, तो क्या कर रहे हैं आप? अभी विद्यालय स्टडी पॉइंट को सब्सक्राइब कर लीजिए। इसी तरह की वीडियोस हम आपके लिए लेकर के आते रहते हैं। जैसे ही आप चैनल को सब्सक्राइब करेंगे वैसे ही आपको बगल में बेल का, घंटी घंटा कुछ भी कह सकते हैं, उसका आइकन देखने को मिलेगा। उसको प्रेस करके ऑल पे क्लिक कर दीजिएगा जिससे कि जो भी हम नया वीडियो अपलोड करें उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके फ़ोन पर आ जाया करे और आपकी जो तैयारी है एग्जाम्स के लिए वो और भी बेहतर से बेहतर तरीके से हो सके। इस वीडियो के लिए इतना ही। मिलता हूँ आपसे अगली और एक्साइटिंग वीडियो में। तब तक के लिए खुश रहिए, खुश रखिए सभी को। जय हिंद, वंदे मातरम।